एप 1 शुरुआत में कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो नौजवान दौड़ते हुए समंदर के किनारे आ रहे हैं और उनका शीशा पुलिस कर रही है। दोनों दौड़ते हुए छिपने के लिए समंदर में खड़ी एक बहुत ही महंगी और सुंदर वोट पर झड़ जाते हैं। वोट का मालिक उस समय नशे में धुत पड़ा था। दोनों लोग उस शराबी व्यक्ति को देखकर वहां से पीछे जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से पुलिस आ रही थी, इसीलिए दोनों वोट के अंदर चले जाते हैं। पुलिस बोट के पास आ जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए पुलिस वोट के ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश करती है। सामने उनको वही वोट का मालिक शराबी दिखाई देता है। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को कहता है, इसे उठाकर पूछो कि तुमने किसी को यहाँ पर देखा है क्या। कांस्टेबल उसे थप्पड़ मारकर उठा देता है। जैसे ही शराबी के मुंह पर थप्पड़ लगा तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर शराबी कांस्टेबल पर भड़क उठता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको थप्पड़ मारने की। शराबी व्यक्ति उठकर कांस्टेबल क्यों गले से पकड़ने लग जाता है। इसी जद्दोजहद में कांस्टेबल और शराबी दोनों समंदर में जा गिरते हैं। दोनों को नीचे गिरा हुआ देखकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़ा हुआ कांस्टेबल जल्दी से समंदर में गिरे हुए कांस्टेबल और शराबी को निकालने लग जाते हैं। जैसे ही कांस्टेबल और पुलिस इंस्पेक्टर नीचे उतर जाते हैं, वोट के अंदर मौजूद दोनों नौजवान वोट में लगी हुई चाबी को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। एक नौजवान दूसरे से कहता है, चाबी वोट के अंदर ही है, तो हमें अब मौका मिल चुका है यहाँ से जाने का, इससे पहले कि इंस्पेक्टर वोट के अंदर आ जाए। दूसरा नौजवान कहता है, हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मुझे तो वोट चलाने ही नहीं आती। फिर दूसरा नौजवान बोट को चलाने लग जाता है और अपने दोस्त से कहता है, मैंने पहले कभी वोट को चलाया तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने चलाते हुए बहुत से लोगों को देखा है। अब समंदर बिल्कुल साफ है और हम बड़ी ही आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही वोट का इंजन स्टार्ट होता है, पुलिस का ध्यान उसी ओर आकर्षित होता है, लेकिन तब तक दोनों नौजवान वोट को लेकर वहां से काफी दूर जा चुके थे। दोनों की खुशी देखने लायक थी। दोनों झूमते हुए नाचते हुए भूत को बड़ी ही तेजी के साथ भगाते हुए समंदर की ओर जा रहे थे। तभी समंदर में मौजूद पुलिस सुरक्षाकर्मी इन दोनों को रोकने के लिए अपने वोट के जरिए इन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। एक नौजवान दूसरे से कहता है, देखो यार, हमारे पीछे तो पुलिस आ रही है। दूसरा नौजवान कहता है, यार रॉकी, हमने इतना बड़ा कांड तो नहीं किया जो पूरे समंदर की पुलिस हमारे ही पीछे पड़ी है। रॉकी कहता है, ये तो लगातार हमारे ही पीछे आ रहे हैं, इनसे बचना तो बहुत मुश्किल है। तुम ऐसे करो, फुल स्पीड पर वोट को भगाते रहो। इन दोनों दोस्तों ने वोट को और भी तेजी से बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन पीछे से पुलिस आते हुए एकदम से रुक जाती है। फिर वो बड़े स्पीकर के जरिए इन दोनों से कहते हैं, आप लोग समंदर में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत जल्द बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, कृपया वापस आ जाइए। समंदर के शोर और तेज हवाओं की वजह से इन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि हवा उस समय उल्टी दिशा में बह रही थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि पुलिस उनका पीछा करना बंद कर चुकी थी। अब ये बड़ी ही तेजी के साथ दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। पुलिस से बचने के बाद ये अपनी वोट को काफी और आगे ले जाते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त पार्टी करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। रॉकी अपने दोस्त से कहता है, आज हम अपने मकसद में कामयाबी हो चुके हैं, लेकिन इस छोटे से काम की वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। क्या अब हम काम याद हो चुके हैं, तुम ही बताओ अजय। रॉकी की बात सुनने के बाद अजय कहता है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुमने देखा कि बूट में बहुत सारी शराब पड़ी हुई है, हमें इसका आनंद लेना चाहिए। रॉकी, हाँ तुमने सही कहा दोस्त। दोनों के पास ऐश करने के लिए खूब शराब, बर्फ और खूब खाने पीने का सामान वोट में पड़ा हुआ था। दोनों जी भरकर शराब पीते हैं और उसके बाद शराब के नशे में दोनों वोट के अंदर ही लेट जाते हैं। रात को एक तूफान आता है। दोनों नशे में बिल्कुल डूब पड़े थे, इन्हें किसी बात की खबर नहीं थी। वो अपने आप तूफानों से जूझते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। जब एक बहुत बड़ी लहर आकर इन दोनों से टकराती है, अब जाकर इन दोनों की आंख खुलती है। काफी सारा सामान लेने पर गिर चुका था और जब इनकी आंख खुली तो इनके सामने एक बहुत बड़ी लहर आ रही थी। इस लहर से बचना इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। इन दोनों को दुकान से बचने का कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए दोनों लहर को देखने के बाद डर जाते हैं। रॉकी अपने दोस्त अजय से कहता है, लगता है कि आज हमारा आखिरी समय आने वाला है। रॉकी की बात सुनने के बाद अजय सीधा जाकर वोट को चाबी लगाकर स्टार्ट कर लेता है और उसके बाद लहर के आगे आगे वोट को भगाने लग जाता है। वोट अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई जा रही थी। लहर बीन के पीछे ही आ रही थी, लेकिन अचानक कुछ समय बाद बहन के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन इनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ छोटी मोटी लहरें आती रहीं, लेकिन अब ये दोनों सुरक्षित है। अब ये लोग बच चुके थे। दोनों का सारा नशा उतर चुका था। समंदर बिल्कुल शांत हो चुका था।
दोनों फिर से सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि शराब का कुछ नशा अब भी बाकी था। दोनों पहले कभी अनुभव से समंदर का सफर नहीं किया था, इसलिए इनको नहीं पता था कि वोट को रोकने के लिए समंदर में लंगर डाला जाता है। जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो सूरज की तेज धूप इन दोनों पर पड़ रही थी। आसपास खुला विशाल समंदर था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रॉकी उठने के बाद अपने दोस्त आगे से कहता है, लगता है कि हम तूफान की वजह से काफी आगे आ चुके हैं। अजय, तो फिर क्या हुआ? हम इसी तरह से वापस लौट जाएंगे। चलो पहले वोट में बने बाथरूम में जाकर मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। वोट काफी बड़ी थी और काफी आलीशान भी थी। इस वोट में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वोट में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हालांकि वोट ज्यादा बड़ी नहीं थी। जब अजय नीचे बाथरूम में नहाने के लिए जाता है और बाथरूम का दरवाजा खुलता है, उसके बाद अजय जोर से चिल्लाता है। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर खड़ा रॉकी दो आवाजों को सुनने के बाद एकदम नीचे जाकर देखता है तो उसके भी होश उड़ चुके थे क्योंकि बाथरूम में एक लड़की मौजूद थी। दोनों दोस्त लड़की को देखने के बाद काफी घबरा गए थे। इन दोनों को नहीं पता था कि इस वोट में इनके साथ एक लड़की भी मौजूद है। 1-2 विशाल सागर में अकेला जॉर्ज बाथरूम खोलने के बाद रॉकी और अजय दोनों लड़की के सामने खड़े थे। लड़की अभी भी बाथरूम के फर्श पर बैठी हुई थी। लड़की की आंखें अभी भी थोड़ी लाल थी। उसके काले घने बाल बिखरे हुए थे। गोरा रंग और नाइट सूट पहने हुए लड़की वोट में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी रात ये लड़की ऐसी बाथरूम में सोई हुई थी। इससे पहले कीजिए दोनों लड़की से कुछ कह पाते, लड़की इन दोनों से कहती है, तुम दोनों ऑटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने घर जाना है। लड़की अपने सैंडल उठाती है और अपना पर्स उठाकर सीधा वोट की छत की ओर जाती है। जब उसने झूठ की छत के ऊपर जाकर देखा कि वह तो समंदर के बीचों बीच है, तो लड़की गुस्से में आकर दोनों से कहते हैं, कौन हो तुम दोनों और मुझे तुम ऐसे बीच समंदर में क्यों लेकर आई हो? अजय घबराते हुए कहते हैं, आप हमें गलत मत समझिए, वह रात दरअसल तूफान की वजह से हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। लड़की कहती है, तूफान की वजह से हम जहाँ आ पहुँचे हैं, और तुम इस वोट में क्या करने के लिए आए थे? हम दोनों पुलिस से बचने के लिए इस वोट में छिपे थे और मजबूरन हमें इस नोट को भगाना पड़ा। लड़की, क्या तुम लोग मुझे यहाँ भगा कर ले आए? मैं पूछती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? रॉकी कहता है, हमें पता नहीं था कि तुम इस वोट में छुपी हुई हो, वरना हम इस बोट को कभी भगा कर नहीं लाते। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी वोट को घुमाकर आपको घर छोड़ देंगे। दिखने में तो तुम लोग अच्छे घर के लगते हो, लेकिन तुम्हारा पीछा पुलिस क्यों कर रही थी? रॉकी, ये लंबी कहानी है, ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। हाँ, हम तुम्हें बहुत जल्द घर पहुंचा देंगे। लड़की, मुझे भी तुम्हारी कहानी जाने का कोई शौक नहीं है, अब तुम जल्दी से मुझे बस घर पहुंचा दो। लड़की अभी भी छत के ऊपर बैठी हुई थी। दोनों दो सपोर्ट को घुमाने के लिए केबिन के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अजय कहता है, यार हमें पता नहीं है कि हम किसी दिशा से आए थे और हमें किस दिशा में जाना है, मुझे तो कंपास भी देखना नहीं आता। रॉकी, यार तुम जरा धीरे बोलो, अगर उस लड़की ने सुन लिया तो जहां बवाल खड़ा कर देगी। वापस जाने के लिए शायद इस लड़की को कंपास देखना आता हूँ, मैं इसे बातों में उलझाकर पूछने की कोशिश करता हूँ। रॉकी लड़की के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें कंपास देखना आता है? मुझे लग रहा है कि इस जहाज का कंपास खराब है, क्या तुम देख सकती हो? लड़की कहती है, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, चलो नीचे जाकर देखते हैं। लड़की कहती है, कंपास तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमें यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाना है। अजय हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हमें पता है, हमें दक्षिण दिशा नहीं जाना है। उसके बाद अजय वोट को घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाता है। वो तो बड़ी ही मजे के साथ चलती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। वो कुछ मील का सफर तय करने के बाद एकदम से रुक जाती है। वोट का इंजन एकदम से बंद पड़ जाता है। बंद पड़े इंजन को देखकर लड़की बड़ी ही गुस्से में आकर कहते हैं, अब ये होना बाकी था, इसका खेल खत्म हो चुका है, तुम लोगों को जरा भी अक्ल नहीं है। तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर चुकी हूँ, अब मुझे इमरजेंसी कॉल करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद दोनों डर जाते हैं क्योंकि इनको पता था अगर इमरजेंसी कॉल की गई तो पुलिस इनको आकर बदलेगी, और दोनों ऐसा नहीं चाहते थे। दोनों लड़की को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की इनकी बात नहीं सुनती और सीधा कॉल लगाती है, लेकिन उसकी कॉल लगती ही नहीं। लड़की आसपास सभी चीजों को देखती है, फिर वो बड़े ही गुस्से में कहती है, इसका सिग्नल खराब हो चुका है, क्या ये तुम लोगों की हरकत है? अजय, हमने कुछ भी नहीं किया, रात बहुत बड़ी दुकान की वजह से सिग्नल टूट गया होगा। लड़की, अब मैं तुम लोगों के साथ ही यही पत्थर रह जाऊंगी, जब तक मदद नहीं आ जाती। हमें बड़े ही ध्यान से खाना होगा और पानी को पीना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहाँ से कब वापस जाएंगे, इसीलिए सभी चीज़ों का उपयोग बड़े ही ध्यान के साथ करना होगा।
सिग्नल टूट जाने की वजह से दोनों पूछते हैं, लेकिन दोनों को थोड़ी चिंता भी थी कि अब ये लोग आखिर वापस कैसे लौटेंगे। लड़की अंदर जाकर खूब शराब पीने के बाद फिर से सो जाती है। हालांकि कोर्ट में पानी और खाने की कमी थी, लेकिन चिराग की इस वोट में कोई कमी नहीं थी। लड़की को शराब में दूध वैसे मस्त पड़ा हुआ देखकर दोनों दोस्त भी शराब पीकर सो जाते हैं। रात को फिर तीनों उठते हैं और सितारों को देखने लग जाते हैं। सितारों का माहौल बहुत ही सुंदर था। उसके बाद लड़की हिंदुओं से कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? रॉकी, पहले हम 3 दोस्त थे और एक साथ ही हमने बिजनेस शुरू किया था, लेकिन हमारा दोस्त कमीना निकला। उसने हमें धोखा देकर सारी कंपनी और सारी शेयर अपने नाम कर लिए। उसकी वजह से हम रोड पर आ गए। अजय, हमने अपना बदला लेने के लिए उसके सारे शेयर मार्केट में रिलीज कर दिए, जिस कारण वो भी हमारी तरह कंगाल हो चुका है। उसके बाद हम दोनों की अपने की महीने दोस्त से लड़ाई हो गई। रॉकी, हमने उसके सारे बचे हुए पैसे अपने नाम करवा लिए। जिसका आदमी वो हमसे लड़ने के लिए आया और हमने उसकी धुलाई कर दी। हमने उसे कुछ ज्यादा ही पीट दिया, जिस कारण पुलिस हमारे पीछे आ रही थी। अजय, बाकी आगे की सारी कहानी के बारे में तो तुम्हें पता ही है। रॉकी, अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? लड़की कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में अकेलापन सूनापन हमेशा रहता है। किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, अच्छा पैसा है, बस मैं तन्हा अकेले हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है। रॉकी, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम ऐसे आवारा की तरह क्यों पड़ी थी? लड़की, अब आ रही हूँ। मेरे पास कोई मकसद कोई जिंदगी नहीं है, इसीलिए मैं जल्द से जल्द खुद को खत्म करना चाहती हूँ। अजय, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम जूही है। रॉकी, तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है और तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की क्या जल्दी है? जूही, मैं किसी के साथ भी समय बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब तुम लोगों के साथ रहना मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को सारा कुछ सच बता दिया है। मैं ये बात किसी से नहीं करती। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों दोस्त से सो जाते हैं। रात बीत चुकी थी, सुबह का सूरज कर चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी आसपास दिखाई ही नहीं दिया था। उसके बाद सुबह होने के बाद जूही वोट के मीटर को देख रही थी, जिसमें उसने अनुमान लगाया कि वो तो किनारे से लगभग 500 मील की दूरी तय कर चुके हैं। उसके बाद जूही जाकर दोनों से कहती है, हमें जहां पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हम समंदर के बीचों बीच आ चुके हैं। हम लगभग किनारे से 500 मील दूर हैं। अजय, क्या ये नहीं हो सकता? आप तो हमारा बचना बहुत मुश्किल है। हम इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आए हैं? जूही, लगता है हवाएं हमें दूर ले जा रही हैं, और सबसे बड़ा काम दूर जाने के लिए हमें तूफान ने किया है। ऐसे ही समंदर में दारू पीते हुए थोड़ा खाना खाते हुए इन्हें कई दिन हो जाते हैं। कई बार बड़े जहाज इनके नज़दीक से गुजर जाते हैं, लेकिन इन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था। हर बार उम्मीद टूट ही जाती थी। अब इन्होंने अपनी वोट को हवाओं के सहारे छोड़ दिया था, ताकि आसपास कोई टापू मिल जाए तो ये लोग वहां जाकर रुक जाएंगे और वहीं मदद आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी खाना और पानी खत्म होने वाला था। वोट हवाओं के साथ बहती हुई 12 बजे 100 में ही दूर आ चुकी थी। समंदर में आए हुए इन्हें 1 हफ्ता हो चुका था। कई बार जय मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे और गर्मी से बचने के लिए समंदर में नहाते थे। इनके दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन अरुण का खाना और पानी खत्म होने ही वाला था। खुशकिस्मती से उन्हें एक टापू दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर यह सभी लोग बहुत खुश हैं। पुल से उतरने से पहले जूही ने पानी में लंगर डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा पहनने के बाद ये लोग टापू पर पहुंच चुके थे। जूही टापू पर पहुंचने के बाद कहती है, डाकू बेशक छोटा है, लेकिन इस बार खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और खुशकिस्मती से इसमें बारिश का पानी भी जमा है, जिससे कि हम कई दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। रॉकी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ये लोग यहाँ अपना छोटा सा है घर बना लेते हैं और यही रहने लग जाते हैं। कई दिन से ना तो जहाँ से कोई जहाज गुजरा था और ना ही कोई छोटी बोट गुजरी थी। अब ये लोग यहाँ पर मजे से रह रहे थे, लेकिन इन सभी को अपनी दुनिया में वापस लौटना था। तभी एक दिन किनारे पर मछली पकड़ते हुए जूही को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब जूही पास जाकर देखती है तो उसको पानी की लहरों से टकराकर बोतल पत्थर से टकरा रही थी, जिस कारण जूही को आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो भी उस बोतल को जाकर उठाती है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। एप 3 शराब के नशे में कप्तान जूही को बोतल में कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। जूही दौड़ती हुई रॉकी और अजय के पास जाकर कहती है, दोस्तों ये देखो मेरे पास क्या है। इस बोतल में मुझे ये कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। अजय, लाओ जरा हम भी तो देखें आखिर इसमें ऐसा क्या है।
अजय ने जब बोतल को देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बोतल में समंदर दिखाई दे रहा था और समंदर में एक जहाज तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। बोतल का पानी बिल्कुल समंदर के जैसे ही दिल सुन रहा था। ये देखने के बाद ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब तीनों बोतल को देखने के बाद कहते हैं, क्या इस बोतल को खोलना चाहिए या नहीं। तीनों के दिमाग में यही सवाल चल रहा था। रॉकी जब इस बोतल को ध्यान से देखता है तो उसका मन करता है कि एक बार वो इस बोतल को खोल दे। हालांकि उसे ऐसा करने से अजय और जूही रोक रहे थे। जूही रॉकी को रोकते हुए कहते हैं, ना जाने इस बोतल से क्या बाहर आ जाएगा, हमें इस बोतल को नहीं खोलना चाहिए। अजय, अब हम किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ सकते, इसीलिए तुम इस बोतल को यही फेंक दो। रॉकी इन दोनों से कहता है, नहीं, मैं इस बोतल को खुलते ही रहूंगा। रॉकी जैसे ही उस बोतल को खोलता है, उस बोतल में से पानी निकलकर खुद ब खुद बहते हुए समंदर की ओर जा रहा था। वही छोटी सी नाव भी बहते हुए समंदर की ओर जाने लग गई थी। तीनों कुछ देर किनारे पर शांत खड़े बोतल को देख रहे थे। बोतल समंदर की गहराइयों में डूब चुकी थी और कुछ समय देखने के बाद भी समंदर में कोई हलचल नहीं हुई। जब ये तीनों वहां से वापस जाने लगते हैं तभी पानी की बहुत तेज आवाज आती है। जब से तीनों पलटकर पीछे देखते हैं तो इनके सामने बेहद पुराना और बहुत ही ज्यादा बड़ा जहाज खड़ा था। इतना पुराना और बड़ा विशाल जहाज देखकर दिनों काफी डर गए थे। जहाज देखते में काफी खतरनाक लग रहा था। झाड़ को एकदम से प्रकट हुआ देखे तीनों डर गए थे। तीनों वहां से भागने लगते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोगों ने हमें कई वर्षों बाद आजाद किया है, अब हम तुम लोगों की कुछ मदद करना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद तीनों अभी भी बहुत घबराए हुए थे। जब ये तीनों पलटकर पीछे देखते हैं तो सामने इनके आंख पर पट्टी लगाए हुए लंबे बालों वाला 35 साल का व्यक्ति खड़ा था और उसी के पीछे एक बेहद ही पुरानी और सुंदर ड्रेस पहने हुए छोटे बालों वाला गोरे रंग का आदमी खड़ा था। इन लोगों की ऐसी वेशभूषा देखकर ये तीनों तरह हुए थे। इन दोनों को सामने देखकर अजय कहता है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस बोतल को बंद ही रहने दो, देखो बाद हम नहीं मुसीबत में पड़ चुके हैं। फिर दोनों अपने जहाज से उतरकर इन तीनों की ओर आते हैं। आते ही दोनों इन तीनों से कहते हैं, देखो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम बहुत लंबे समय से एक ही बोतल के अंदर बंद हैं। हमें बहुत से गुप्त रहस्यों के बारे में पता है, हम लोग तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकते हैं। तुम लोगों ने हमें बोतल से निकालकर हमारी बहुत बड़ी मदद की है। घबराते हुए जूही कहते हैं, आप लोग कौन हैं? आंख पर पट्टी पहने हुए व्यक्ति अपनी पट्टी उतारकर कहता है, हम लोग समंदर पर राज करने वाले श्रापित लुटेरे हैं। जूही, क्या तुम सच में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि लुटेरे तो लोगों को मार देते हैं? आंख पर पट्टी पहने हुए व्यक्ति कहता है, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लूंगा। मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम इस वीरान टापू पर क्या कर रहे हो? इस टापू के आसपास कोई भी नहीं आता। इसके बाद ये तीनों अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कहानी इस कप्तान को बताते हैं। कप्तान सबकी कहानी सुनने के बाद कहता है, तुम किस वोट के जरिए यहाँ पर आए हो? हमें उसके दर्शन करने हैं, शायद मैं तुम्हारे जहाज को ठीक कर सकता हूँ। आंख पर पट्टी पहने हुए व्यक्ति अपने साथी को साथ लेकर जब उस वोट को देखता है तो उस वोट को देखता ही रह जाता है। उसके बाद आंख पर पट्टी वाला व्यक्ति कहता है, फिलहाल तो बेहद खूबसूरत है, मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना सुंदर जहाज कभी नहीं देखा। और यह जहाज किस चीज से बना है? अरे अपने दोनों दोस्तों से कहता है, शायद इसे हमारी दुनिया की बातों के बारे में पता नहीं है, ये बहुत पुराने समय में जी रहा है। रॉकी कहता है, ये जाट प्लास्टिक से बना हुआ है, ये प्लास्टिक का निर्माण अभी हुआ है। आंख पर पट्टी वाला कप्तान कहता है, मुझे इसमें से जानी पहचानी खुशबू आ रही है। इतना कहते हुए आंख पर पट्टी वाला कप्तान वोट के अंदर झड़ जाता है। अंदर जाकर वो शराब को देखकर बहुत खुश हो जाता है और 2 बोतलें उठाकर लगातार उनको पीने लग जाता है। रॉकी कप्तान को शराब पीते हुए थे कहता है, जो शराब आप पी रहे हैं ये बहुत महंगी है और इसे आप ज्यादा नशे में आ जाएंगे, इसीलिए आप कम मात्रा में शराब का सेवन करें। आंख पर पट्टी वाला कप्तान, बच्चे तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारे जहाज की सारी बोतल एक ही दिन में खाली कर सकता हूँ। आज कई दिन बाद मुझे शराब पीने का मौका मिला है तो आज मैं खूब शराब पी लूंगा। जूही कहती है, आपका साथी क्या ये शराब नहीं पीता और यह हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? कप्तान, यह ऐसा ही है, यह अपने हिसाब मुताबिक ही बात करता है और यह भी उस जहाज का कप्तान है। जूही, क्या सचमुच में आप और आपका जहाज बोतल में बंद है? कप्तान, हाँ सचमुच में इस बोतल में बंद थे। लड़की तुम भी खूबसूरत हो और तुम्हारा ख्याल भी बहुत अच्छा है। इस जहाज की पाल कहाँ पर है और यह कैसे चलता है? जूही कप्तान को सारी बातें बताती है कि यह जहाज कैसे चलता है और कैसे बना है। कप्तान इन सब चीजों को सुनकर हैरान भी हो जाता है और उसे खुशी भी हो जाती है।
कप्तान, ये कौन सा साल चल रहा है जिसमें इतनी सारी आविष्कार हो रहे हैं? जब जूही कप्तान को बताती है कि ये 2000 का समय चल रहा है तो ये बात सुनकर कप्तान बहुत दुखी हो जाता है। कप्तान बहुत लंबे समय से ही बोतल में बंद है तो वो थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसके सारे साथी अब तक तो खत्म हो चुके होंगे। यह बात जानकर कप्तान निराश हो जाता है। कप्तान को निराश देखकर कोई भी कुछ नहीं कहता। कप्तान शराब पीकर वही सो जाता है और उसका साथी भी उसके साथ में ही सो जाता है। तीनों दोस्त भी सो गए थे। जब सुबह उठते हैं तो कप्तान फिर से शराब पीने लग जाता है। अब ये तीनों के बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए ये तीनों शराबी कप्तान के पास जाकर कहते हैं, हमें आपके बारे में जानना है और कैसे इस बोतल में बंद हुए थे। कप्तान, इसके लिए तुम्हें मेरे लिए खाने पीने का प्रबंध भी करना होगा, मैं तभी तुम लोगों को सारी बात बता सकूंगा। जय लोग जल्दी से मछली पकड़कर उसे पकाकर कप्तान के लिए लाते हैं। ये सब देखकर कप्तान बहुत कुछ हो जाता है और उसके बाद कप्तान कहता है, और तुम सभी लोग बैठ जाओ क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। 1-4 लुटेरों की कहानी। कप्तान, ये कहानी बहुत ही लंबी है। जूही, हमारे पास भी कुछ करने के लिए यहाँ नहीं है, कम से कम आपकी सच्ची कहानी सुनकर हमें पिछले युग का एहसास हो जाएगा। कप्तान, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ने से पहले हमें छोटी सी कहानी को जानना बहुत जरूरी है। सिद्धि लोगों के बारे में जानना जरूरी है। जूही, सिद्धि लोगों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। कप्तान, सिद्धि लोग अफ्रीका के रहने वाले थे और किसी कर कई वर्ष पहले इन्हें भारत पर रुकना पड़ा। उस वक्त ये गुजरात के तट पर रुके हुए हैं और वहाँ के राजा इन्हें रहने के लिए घर दिए और कई प्रकार से इनकी मदद की थी। उसका मुख्य कारण ये था कि सभी सिद्धि लोग बहुत अच्छे खोजी थे। एक ये कि सूंघने की क्षमता किसी जानवर की तरह थी, ये किसी भी खोजी कुत्ते की तरह सूंघ सकते थे और ऐसे ही राजा अपने फायदे के लिए इनकी मदद करता था। इनकी सूंघने की क्षमता का प्रदर्शन करना होता था। ऐसे ही इन लोगों की काबिलियत धीरे धीरे कई लोगों तक पहुंचने लग गई थी। कुछ समय बाद अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत अपने पैर जमाने में लगी थी और दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग बेगुनाह लोगों को मारकर उनका धन लूट लेते थे। ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी। ये लुटेरों का समूह था जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, लेकिन इनके बारे में किसी को पता नहीं था। यह इतनी सावधानी से काम को अंजाम देते थे, पीछे सबूत की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं थी। लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही थी। जब अंग्रेजों को और वहां की एक राजा के कर्मचारी को लुटेरों द्वारा लूट लिया गया तो उस समय राजा की कहने पर सिद्धि लोगों की मदद लेनी पड़ी। कई दिन की खोजबीन के बाद, छोटे छोटे सबूत जमा करने के बाद आखिर ये मारे गए लोगों की कब्रों तक पहुंच गए थे। ये लोग सूंघने में बहुत माहिर थे और पैरों के निशान भी आसानी से पता कर लेते थे। अजय, आप हमें इनके बारे में क्यों बता रहे हैं? कप्तान, अगर कहानी जाननी है तो पूरी बात सुननी ही पड़ेगी, यही से मेरा भी जन्म हुआ था। दूसरी बात, अब कोई भी कहानी के बीच में नहीं बोलेगा जब तक कि मैं ना कहूँ। फिर से तीनों चुपचाप बैठकर कहानी सोने लग जाते हैं। कप्तान, राजा के मारे गए कर्मचारियों की लाश मिलने के बाद धीरे धीरे इन लोगों ने लुटेरों को ढूंढ ही लिया था। सभी लुटेरे एक खास जनजाति से थे और यह कई हत्याएं कर चुके थे। धीरे धीरे सभी लुटेरे पकड़े जाते हैं, लेकिन इनका प्रमुख कालू कभी भी पकड़ा नहीं गया था। सबसे बुद्धिमान कालू ही था और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। अपने साथियों के पकड़े जाने के बाद वो सिद्धि लोगों से बदला लेना चाहता था, पकड़े जाने से पहले, लेकिन वो अकेला कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए उसने भेष बदलकर सिद्धि लोगों के पास चला जाता है। सिद्धि लोगों के प्रमुख जैसल का बेटा पैदा हुआ था, उसे उठाकर ले आता है। लुटेरा उस समय वेश बदला हुआ था, इसीलिए किसी को पहचान भी नहीं आता और वेश बदलने में भी यह लोग काफी माहिर थे। सिद्धि प्रमुख जैसल अपने बेटे को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना बेटा नहीं मिलता। फिर उसे लगता है कि उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा। कई दिन तलाश करने के बाद आखिर वो अपनी बेटे को मरा हुआ मान लेते हैं। वो लोग अभी भी अपने बच्चे के दुख में थे और लुटेरों का प्रमुख कालू इस बात से खुश था कि उसका बदला पूरा हो चुका है। लुटेरों का एक असूल था कि वो किसी बच्चे और औरत पर कभी जुल्म नहीं करेंगे, इसीलिए वो सिंधी लोगों के बच्चे को पालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। लुटेरे ने अपना नया गैंग बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये योजना कामयाब नहीं होती। उसका नया ग्रुप उसके कबीले वालों जितना समझदार नहीं था और वेश बदलने में माहिर नहीं था, इसीलिए सभी लोग पकड़े जाते हैं और लोगों द्वारा प्रमुख लुटेरे का नाम राजा के सिपाहियों को पता चल जाता है। लूटा हुआ धन प्रमुख लुटेरे कालू के पास ही था, इसलिए सिपाही प्रमुख लुटेरे की तलाश कर रहे थे और उन्होंने उसके सर पर भारी इनाम भी रखा था। लेकिन पैसे की कोई कमी न होने के कारण लुटेरा दूर दूर यात्राओं पर चला जाता था और साथ ही सिद्धू के बेटे को भी अपने साथ ही रखता था। उसने उस बच्चे का नाम जॉर्ज रखा था।
अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और वो लुटेरे को ही अपना पिता मानता था। लुटेरा अब यहाँ से दूर समुद्र में रहता था और उसने वहाँ पर अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया था। ये सभी लोग मिलकर समंदर में आने जाने वाले लोगों को लूटते थे, लेकिन जॉर्ज कई बार यहाँ पर अकेला पड़ जाता था। वो लुटेरों के असूल और इनके काम सीख रहा था। लुटेरे को साल में एक बार अपनी कुलदेवी की पूजा करने के लिए लौटना पड़ता था। एक दिन जब वो लुटेरा कुलदेवी की पूजा करने के बाद वापस लौट रहा था, एक खबरी राजा को बताता है, आज लुटेरा कालू वापस लौट कर आने वाला है, अगर आप उसे पकड़ना चाहते हो तो आज सही मौका है। इतना सुनते ही राजा और प्रमुख अंग्रेज सिपाही खुश हो जाता है। राजा, आज किसी भी कीमत पर कालू लुटेरे को पकड़ना है। राजा और अंग्रेज अफसर के सिपाही मिलाकर घेराबंदी करते हैं। अंग्रेज अफसर अपने सिपाहियों को तैयार रहने के लिए कहता है। रास्ते में सभी सिपाही कालू लुटेरे का इंतजार कर रहे थे। जब लुटेरा उनके सामने आता है तो अंग्रेज अफसर, वहीं पर रुक जाओ, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हारा कई सालों से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम हाथ लग ही गए। लुटेरा कालू जब इतने सारे सिपाहियों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि आज उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उस वक्त को अपने गले का लॉकेट निकालकर जॉर्ज को देता है। इस लॉकेट देने का यही अर्थ था कि अब जहाज का प्रमुख कप्तान जॉर्ज होगा। इस लॉकेट की भी अलग ही कहानी है। ये लॉकेट कालू ने अपने दोस्तों से बनवाया था। यह एक तरह से खजाने की चाबी भी था और जे लुटेरों के प्रमुख सरदार के पास ही होता था। उस लॉकेट के अंदर एक खजाने का नक्शा छिपा है जो उसे निकाल कर लाना होगा ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी से गुजार सके। जब अंग्रेज सिपाही जॉर्ज को भी पकड़ते हैं तो वह, कालू, मैंने इस लड़के को बंदी बनाया है, इसका कोई कसूर नहीं है। उन सिपाहियों की नज़र जॉर्ज से हट जाती है। नज़र हटते ही जॉर्ज इतने में वहां से भाग जाता है और सीधा समुंदर तट की ओर चला जाता है, क्योंकि वहां पर एक समुद्री जहाज मजबूत था। लुटेरा जब सिपाहियों से बचकर इधर उधर घूम रहा था तो उसे उसी का पुराना साथी मिल जाता है। उसकी मदद लेकर समुद्री लुटेरों के साथ मिल जाता है और इन्हीं लुटेरों की मदद से उसने बहुत अच्छा जहाज बनवाया था। फ्राइडे, उसका नाम रखा फ्राइडे नाम इसीलिए रखा था क्योंकि उसने एक अंग्रेज सिपाही को फ्राइडे शब्द कहते हुए सुना था। ये शब्द कालू को बहुत पसंद आ गया था, इसीलिए उसने जहाज का नाम फ्राइडे रखा था। यह आज भी कालू ने अपने दोस्तों की मदद से बनवाया था। कहते हुए सुना, समुद्री लुटेरों ने ही प्रमुख लुटेरे की मदद की थी और सिपाहियों से बचाया था। बदले में उसने इनको काफी धन दिया था और जहाज बनवाया था। ये जहाज उस समय का बहुत अच्छा और तोपों से लैस बढ़िया जहाज था। जब जॉर्ज अकेला ही तट पर वापस लौटता है, बूढ़ा जहाजी, बेटा जॉर्ज, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ नहीं आए? जॉर्ज बिल्कुल मौन खड़ा रहा। जॉर्ज की नम आंखें तो सब कुछ बता देती हैं कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। गले में लॉकेट देखकर सभी लोग उसका जहाज पर स्वागत करते हैं, लेकिन खजाने के बारे में जॉर्ज अभी इन लोगों को कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि जॉर्ज अभी बहुत छोटा था और इसमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो जहाज को खुद चला सके और वो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। कहानी यहीं से शुरू होती है। कप्तान घने पेड़ की छाया के नीचे बैठा शराब पी रहा था और मछली खा रहा था और साथ ही एक लोगों को कहानी सुना रहा था। ये तीनों भी बड़े मजे से बैठकर कहानी सुन रहे थे। जैसे ही कप्तान का जाम खत्म होता ये लोग फिर से भर देते। कप्तान कहानी फिर से शुरू करते हुए कहता है, लॉकेट के बाद दूसरी निशानी उसके पिता का जहाज ही था। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद जॉर्ज जहाज पर पहुंचा था। जब जहाज के लोग जॉर्ज को देखते हैं, उसके गले में पहना हुआ लॉकेट और जॉर्ज की नम आंखें देखकर वो समझ जाते हैं कि कप्तान कालू को पकड़ लिया गया है। जहाज के सभी जहाजी जॉर्ज को कप्तान की जगह देने के लिए तैयार खड़े थे। तभी एक व्यक्ति जो जहाज पर काम करता है वो सामने आता है। ये व्यक्ति पहले जहाज पर काम करता था। काम करने वाला व्यक्ति, ये बच्चा क्या इस जहाज को संभालेगा? अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है, आज से इस जहाज का कप्तान मैं हूँ। जहाज में उस वक्त सबसे ताकतवर वही व्यक्ति था और सभी लोग उसकी बात मानकर उसे कप्तान मान लेते हैं। जॉर्ज के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे मजबूरन जहाज पर ही रहना पड़ता है। लेकिन उसके काले रंग की वजह से सभी उसे चिढ़ाते थे, हालांकि वो कालू लुटेरे की औलाद था। ये सभी लोग जानते थे, जितनी भी जहाज पर थे इनमें से किसी को पता नहीं था कि जॉर्ज प्रमुख लुटेरे का असली बेटा नहीं है। जहाज के बाकी लोगों की तरह ही जॉर्ज को भी जहाज पर काम करना पड़ता था। जहाज में एक ही बूढ़ा व्यक्ति था जो जॉर्ज का ध्यान रखता था। उसे जॉर्ज से बहुत लगाव था। जब भी उसको समय मिलता तो वो जॉर्ज को कुछ बातें बताता था। बूढ़ा, मेरी आधी जिंदगी सफर में गुजर गई है, लेकिन बहती हवा से भी मुझे बहुत कुछ जानने को मिलता है। चांद तारों से मुझे दिशा का पता चल जाता है। लहरों की ज्यादा हलचल से मैं तूफान आने का अंदाजा लगा सकता हूँ
और मेरा लगाया अनुमान कभी गलत नहीं हुआ। जॉर्ज, तो क्या आप मुझे ये सब बातें सिखा सकते हैं? बूढ़ा, हाँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास यही है, इसके अलावा कुछ है भी तो नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, इतनी ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसे ही सफर में चलते हुए रास्ते में आने वाले जहाजों को लूटते हुए और बूढ़े से कुछ नए सबक सीखते हुए विशाल सागर में इनको 1 साल पूरे हो गया। इन्हें पता ही नहीं चला ये हाल कैसे गुजरा। अब इस नए साल में इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। समुद्र में दूसरी और डाकुओं का एक 25 जहाजों वाला काफिला निकला है और रास्ते में चल रहे जॉर्ज और उसके साथी इस बात से अनजान है कि यह लोग भी उसी 25 जहाजों के रास्ते में आ जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद इनको दूर पानी में आते हुए कई जहाज दिखाई देते हैं, लेकिन इस लुटेरे से बच पाना मुश्किल था। जहाज के कुछ कर्मचारी दूरबीन से देखते हैं, बुढ़ा, ये तो खतरनाक लुटेरा गाजी है, जो बहुत जालिम किस्म का आदमी है और वो अपने सामने आने वाले किसी भी मुसाफिर को छोड़ता नहीं है और इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कर पाना असंभव काम है। इसीलिए सभी लोग हथियार डालने का फैसला कर लेते हैं। जोर की यह नज़ारा बड़े ध्यान से देख रहा था और उसने उसी वक्त ठान लिया था कि वह भी एक दिन उसका भी इस लुटेरे की तरह ही नाम होगा। अब इनकी मौत पक्की थी। इसीलिए, बूढ़ा, बेटा जॉर्ज, इस डाकू से बच पाना बहुत मुश्किल है। अभी तुमने जिंदगी को सही ढंग से समझा भी नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से नाव लेकर निकल जाओ। अभी वो लुटेरा हमसे दूर है और तुम्हें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुम्हारी मदद कर देगा। तब तक वो हमसे उलझ जाएंगे, तब तक तुम दूर चले जाओगे। जॉर्ज, नहीं बाबा, आपको छोड़कर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये जहाज मेरे पिता का है और उनकी यही निशानी मेरे पास है। इसके होने से मुझे अपने पिता के होने का एहसास होता है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, भले ही मेरी जान चली जाए। बूढ़ा, जिद मत करो बेटा, हवाओं को देखो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अभी हवाएं तुम्हारी तरफ है, ये हवा ही तुम्हारी नाव को रास्ता दिखाएगी। देर मत करो, अगर वह आ गए तो ये जहाज भी नहीं बचेगा और तुम भी नहीं बचोगे। बूढ़े ने जबरदस्ती जॉर्ज को नाव पर बिठा दिया। जॉर्ज अपनी अनजान मंजिल की ओर जाने से पहले हवाओं को महसूस करता है जैसे बूढ़े ने उसे बताया था। उसे पता चलता है कि हवा किस ओर बह रही है, उसी दिशा की ओर चप्पू के सहारे ले चलता है नाव को। थोड़ी ही देर में जॉर्ज बूढ़े की आंखों से ओझल हो जाता है और विशाल सागर में कहीं गुम हो जाता है। इतनी में वहां पर असलम पहुंच जाता है। उसके साथियों द्वारा जहाज पर कब्जा कर लिया जाता है। जो लोग काम करने योग्य थे उन्हें अपने जहाज पर रख लिया जाता है और जो बेकार आदमी थे सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहाज बेहद खूबसूरत था, इसीलिए वो अपनी 25 जहाजों में एक और जहाज जोड़ देता है। मरने वाले आदमियों में बूढ़ा भी शामिल था। अब जॉर्ज फिर से विशाल सागर में अकेला पड़ जाता है। उसकी जान बचाने वाली नाव पर बूढ़े दोबारा खाना और पानी पहले ही रख दिया था। उसको पता था कि विशाल सागर किसी पर रहम नहीं करता। अनुभवी बूढ़े ने आखिर जॉर्ज की जान बचाई दी थी। कई दिनों तक ऐसे ही अकेले काफी दिनों का सफर कह कर लिया था जॉर्ज ने, लेकिन अब उसका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके थे और इतने दिनों से लगातार नाव चलाते हुए उसका शरीर कमजोर हो चुका था। आंख पर पट्टी लगाए हुए वो धूप भी झुलस चुका था। ऐसे ही वो बेहोश हो जाता है, लेकिन सभी रहते हैं हज करने वाले यात्रियों द्वारा जॉर्ज को दूर से देख लिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन अभी तक वह बेहोश ही था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को कहीं और ही पाया। उसके होश भी आते ही जहाज का कप्तान उसके पास आता है। कप्तान, तुम ये पर कैसे आए? जॉर्ज, मैं और मेरे साथी यात्रा पर निकले थे, लेकिन लुटेरों द्वारा हमारे जहाज को लूट लिया गया और किसी तरह से वो वहां से जान बचाकर आया हूँ। कप्तान, निश्चित तुम्हें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं होगा, इतना कहकर वहां से चला जाता है। ये लोग यात्रा से लौट रहे थे और भारत की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन 25 जहाजे के लुटेरे में से कुछ जहाज इन पर हमला कर देते हैं। जॉर्ज हो रहे हमले को बड़े ध्यान से देख रहा था, कैसे दूसरे व्यक्ति इन के जहाज को तोड़ रहे थे लुटेरों का। सरदार, क्या कर रहे हो कामचोरों, सभी लोग मिलकर एक साथ हमला करो। सरदार की आवाज सुनते ही सभी लोग बड़ी तेजी से हमला कर देते हैं। हमलावरों ने जल्द ही इनके जहाज को कब्जे में ले लिया और इनका सारा सामान लूट लिया। इस जहाज का लुटेरा सरदार असलम था तो एक डाकू, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसने आए हुए यात्रियों को जहाज को तो लूट लिया था, लेकिन उसे इस बात के बारे में पता नहीं था कि यह यात्री हैं। जब उसे पता चलता है उसके बाद उसने इनका जहाज ठीक करवाया और आधा धन वापस दे दिया। जब लुटेरा सरदार असलम वापस जाने लगता है तभी इन सभी लोगों से अलग एक आंख पर पट्टी लगाए हुए लड़का सरदार को नजर आता है। असलम, पास आओ लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इनमें से कोई एक नहीं लग रहे और आंख पर पट्टी क्यों लगा रखी है? जॉर्ज, इस पट्टी वाली आंख से अंधेरे में आसानी से देखा जा सकता है और सभी लुटेरे अपनी आंख पर पट्टी लगाकर रखते हैं ताकि रात के समय में ये दिन के समय अगर जहाज के अंदर जाकर लड़ना पड़े तो इसके हटाते ही उन्हें अंधेरे में ठीक ठाक दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए हम आंख पर पट्टी लगाकर रखते हैं।
जॉर्ज की इतनी बात सुनकर लुटेरा सरदार असलम बहुत खुश होता है और वो जॉर्ज से पूछता है, असलम, तो तुम एक लुटेरे हो, क्या तुम हम सब में शामिल होना चाहोगे? जॉर्ज ने तो उसी वक्त मन बना लिया था जब उसने गाजी का नाम सुना था। असलम ने जहाज वालों को आधा धन लौटा दिया था। लुटेरे सरदार को भी जॉर्ज की बातें बहुत अच्छी लगी थी और वो हो रहे हमले से भी नहीं डरा था। सरदार को यही बातें पसंद आई थी। जब सरदार भी उसे साथ चलने के लिए कहा तो वो खुशी खुशी सरदार के साथ चल दिया। जान बचाई जिन लोगों ने उनको शुक्रिया अदा करते हुए वो सरदार के साथ चला गया। जॉर्ज, क्या जॉर्ज बेहतरीन लुटेरा बन पाएगा? जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एप 5 पिता का लॉकेट। नया सरदार दिल का बहुत ही अच्छा था। भले ही वो लुटेरा था, उसने आते ही जॉर्ज को अपनी जहाजियों में शामिल कर दिया था और दूसरे जहाजियों की तरह ही जॉर्ज को भी उन जैसा ही सत्कार मिलता था। जॉर्ज इस बात से बहुत खुश था। ये जहाज का कप्तान जॉर्ज को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी उसने उसकी काबिलियत को भांप लिया था और इस नए सरदार ने जॉर्ज को बहुत से नए कामों के बारे में बताया और जहाज की बारीकियों के बारे में भी बताया था। कप्तान उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होता है जब एक दिन कप्तान और उसके साथियों में मौसम के बारे में बातचीत चल रही थी। हवा में उस वक्त थोड़ी ठंडक महसूस कर रहा था जॉर्ज और एक कागज की नाव को लहरों पर जैसे ही तैरने के लिए छोड़ता है, सभी जहाज वाले उस पर हंसने लग जाते हैं। जहाज के लोगों में से एक व्यक्ति, देखो ये बच्चा ऐसे मौसम का अनुमान लगाकर अभी बताएगा। लेकिन इनमें से किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि जॉर्ज मौसम का अनुमान लगाने में कितना माहिर हो चुका है। 2-3 और भी चीजें को करता है, जॉर्ज और को पता चल जाता है। जॉर्ज, जल्द ही तूफान आने वाला है। सभी जहाजी जॉर्ज की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। तूफान के बारे में दूसरे जहाज के कर्मचारियों का ये कहना था कि अभी तूफान आने का कोई भी इशारा नहीं मिल रहा। मौसम का अनुमान लगाने वाला कप्तान का साथी, ये तो जरा सी हवाएं चल रही हैं, आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहिए कप्तान। कप्तान अलम अपने अनुभवी साथी की बात मान लेता है और वह आगे सफर करने के लिए चल पड़ता है। उसी शाम बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती है। एकदम से मौसम बदलने लग जाता है। नीले आसमान को जल्द ही बादलों ने काली घाटों में बदल दिया। देखते ही देखते छोटी छोटी लहरें बड़े तूफानों का रूप लेती जा रही थी, लेकिन समय रहते ही जॉर्ज का जहाज का सारा सामान सुरक्षित कर दिया जाता है और सभी पालों को उतार लिया जाता है और जहाज को तिरछा चलाते हुए ये लोग कुछ ही समय में तूफान से झूलते हुए वहां से बचकर निकल जाते हैं। ये तूफान ज्यादा बड़ा नहीं था। अब जहाज के सभी कर्मचारियों और सरदार को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि जॉर्ज मौसम का कितना अनुभव रखता है, इसीलिए कप्तान उसे अब से प्रमुख लोगों में शामिल कर लेता है और उसे जहाज चलाने के बारे में सिखाने लग जाता है। इसी के साथ ही जहाज का कप्तान जॉर्ज को तलवारबाजी सिखाता है। इनका जहाज एक छोटे किंगडम को लूटने के लिए जा रहा था। किंगडम का सफर काफी लंबा था, लेकिन तैयारी पूरी थी। इसी सफर के दौरान जॉर्ज को बहुत से नए अनुभव हो रहे थे और वो काफी कुछ सीख रहा था। वहां पर जाते हैं ये लोग, वहां के किले पर हमला करते हैं, लेकिन किले की दीवारें बहुत ऊंची थी और इनके पास लंगर भी नहीं था। लंगर फेंक कर दीवार के ऊपर आसानी से चढ़ सकते थे और कुछ लोग ऊपर से भी हमला कर सके थे। जॉर्ज को वहां पर एक जीव मिलता है और वो जीव की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपने वजन से 100 गुना बोझ बड़ी आसानी से उठा सकता है और जैसे ही जॉर्ज की नज़र उस पर पड़ती है वो तुरंत उस जीव को पकड़ लेता है। जहाज के दूसरे लोग उसे डांटने लग जाते हैं, कप्तान यह वक्त खेलने का नहीं है, छोड़ो इस गोह को और हमारी मदद करो ऊपर चढ़ने में। लेकिन जॉर्ज गोह को रस्सी बांधकर ऊपर फेंकता है और बड़ी आसानी से उस रस्सी के दोबारा ऊपर चढ़ जाता है। जॉर्ज को ऐसा करते देख बारी बारी से सभी लोग आसानी से रस्सी के द्वारा किले के अंदर प्रवेश करते हैं और इस तरह से ये लोग बड़ी आसानी से वहां से खजाना लूट लेते हैं। भले ही इनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन भेष बदलने में सबसे माहिर थे। ये लोग भेष बदल कर ही यह अपनी सारी लूट को अंजाम देते थे। वहां से लूट के बाद, सरदार, वाह मेरे शेर, तूने तो कमाल कर दिया। भले ही तुम्हारा रंग काला है, लेकिन तुम किसी हीरे से भी कीमती हो और मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखते ही पहचान लिया था कि तुम बहुत आगे तक जाओगे। किंगडम के लोग इनके पीछे लगे थे, लेकिन ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही कुछ छोटी मोटी लूटपाट करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। सरदार जरूरतमंद लोगों को जो छोटे टापू पर रहते हैं उनकी मदद करने में पीछे नहीं हटता था और अमीरों से पैसा लूटता था। यही बात जॉर्ज के यहन में बैठ चुकी थी। ऐसे ही यह सभी लोग जिंदगी जीते थे। जितने भी लोग जहाज पर थे, इनके आगे पीछे कोई नहीं था। ये सभी लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए थे और खाना विदुषों की तरह ही जिंदगी जीते थे। जहाज में कई जनजाति और बहुत से देशों के लोग थे। जो अकेले थे वही इनके साथ रहते थे
और इसी वजह से जॉर्ज कई नई भाषाएं भी सीख रहा था। सबसे छोटा जहाज पर जॉर्ज ही था और सभी लोग जॉर्ज से बहुत प्रेम करते थे। जितने लोग जहाज पर रहते थे इन सभी को सरदार ने ही जहाज पर रखा था। कोई तो उसे समंदर में भटकते हुए मिला था और कोई दुनिया का सताया हुआ था। सरदार सबकी मदद करता था। सरदार पहले एक राजा के लिए काम करता था, उनके जहाज चलाता, वो अपने गांव रहने के लिए चला जाए, लेकिन उसके पूरे गांव की जमीनें वहां के बड़े जमींदारों ने अपने कब्जे में कर ली थी। कप्तान अपने पूरे परिवार को लेकर उसी जहाज पर चला आता है और एक नई जगह रहने के लिए जा रहे थे। ये लोग खेती करते थे और फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। अब तो अनाज का खर्चा भी इनसे नहीं उठाया जाएगा। उस जगह को छोड़ दिए नए इलाके में जा रहे थे, तभी दुश्मन जहाजों द्वारा इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और असलम का पूरा परिवार मारा जाता है। हमला करने वाले सभी लोग राजा के दुश्मन थे। असलम राजा का खास सिपाही था। उस दिन असलम की किस्मत अच्छी थी और इसी जहाज के पहले लुटेरे कप्तान द्वारा सरदार की जान बचा ली गई। असलम इस जहाज के कप्तान को समंदर में जख्मी मिला था। तब से असलम इन लोगों से मिला हुआ है और एक लूट के दौरान पहला कप्तान मारा गया और तब से इस जहाज का प्रमुख असलम बना हुआ है। असलम उस वक्त से राजा से नाराज था क्योंकि असलम के कहने पर उसने उसके गांव की जमीनें जमींदारों से नहीं दिलाई थी। तब से असलम इसी जहाज पर रह रहा था। जो भी इस जहाज पर एक बार आ जाता है उसे यहाँ से जाने का मन नहीं होता। जहाज के कप्तान में बहुत दुख देखे थे, इसीलिए वो लुटेरा होने के बावजूद भी सबकी मदद करता था। अब तो जॉर्ज ने भी इन्हें अपने परिवार की तरह ही मान लिया है, लेकिन गले में पहने हुए लॉकेट और अपने पिता के खजाने के बारे में उसने अपने नए साथियों को कभी जिक्र भी नहीं किया। यह उसके पिता की ही सीख है। पिता की कही बात की कोई कितना भी मित्र क्यों ना हो, कभी उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े राज मत बताना। और जॉर्ज जब तक पूरा काबिल नहीं हो जाता तब तक वो अपने पिता के खजाने को हासिल नहीं कर पाएगा। असलम ने गाजी से अपने जहाज को अलग कर लिया था क्योंकि गाजी एक बेरहम लुटेरा था जो बेवजह ही लोगों की जान लेता था। तब से यह अकेला ही अपने साथियों के साथ लूट करता है। दूसरी तरफ इस बात में कोई शक नहीं था कि जॉर्ज एक बुद्धिमान लड़का है। धीरे धीरे उसने जहाज के कप्तानों वाले सभी काम सीख लिए थे। जॉर्ज कई वर्षों से लगातार प्रयास कर रहा था, इसीलिए वो हर काम को सीख चुका था और वो जहाज के कप्तान को सरदार बाबा कहता था। ऐसे ही कई वर्षों के बाद एक दिन जॉर्ज, सरदार बाबा, हम कई वर्षों से समंदर में इधर उधर की यात्राएं कर रहे हैं, अब मेरा मन हमारी मुख्य भूमि पर जाने का है। सरदार असलम, मन तो हम सभी का वहां पर जाने का है। कई वर्षों से मैं भी वहां पर जाना चाहता था, लेकिन हमारे द्वारा लूट की गई थी। जब हम तुमसे मिले थे और हमने सोचा था कि एक साल बाद सभी लोग इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन हुआ उसे उल्टा। वहां पर किसी और लुटेरे के द्वारा सभी यात्रियों को मारकर उनका धन लूट लिया गया। तब से वहां की राजा सभी लुटेरों के दुश्मन बने हुए हैं। वो किसी भी लुटेरे को उस जमीन पर कदम नहीं रखने देता। उस राजा ने अपनी एक समुद्री सेना बना रखी है जिसके द्वारा वो कई लुटेरों को मार चुका है और हम में अब इतनी ताकत नहीं कि हम उनका मुकाबला कर सके। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम किसी दिन अपनी मुख्य भूमि पर जरूर जाएंगे। ऐसे ही यह कई और लंबी यात्राएं करते हैं। कई बार लूट का सामान हाथ लग जाता है और कई बार यह खाली हाथ लौट आते हैं। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हिंद महासागर से अरब सागर का सफर भी समाप्त कर दिया था। लेकिन जो छोटे राज्यों और छोटे टापू को ही ज्यादातर अपना शिकार बनाते थे, अब कई वर्षों बाद यह वापस जाने का फैसला करते हैं अपनी मुख्य भूमि पर। लेकिन रास्ते में इनकी कई बार दूसरे समुद्री लुटेरों से टक्कर हो जाती है। लेकिन कप्तान का ये जहाज कोई साधारण जहाज नहीं था। लूट का ज्यादातर पैसा इसी जहाज पर खर्च होता था। इसमें सबसे अच्छे देशों का असला और बारूद लगा होता था और इसके अलावा हर एक उस जमाने की हर एक आधुनिक चीज इस जहाज पर उपलब्ध होती थी। क्योंकि ये लोग इतना लंबा सफर तय करके आए रहे थे और रास्ते में हर देश की बंदरगाह पर रुकते और वहां से असला, बारूद और जहाज का अन्य सामान लेते रहते थे। इसीलिए जब भी इनका दूसरी लुटेरों या दूसरे हमलावरों से मुकाबला होता था, हमलावरों को आसानी से धूल चटा देते हैं। ये लोग कभी भी किसी भी जगह पर एक दिन से ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे। वहां से राशन और पानी भरते हुए और जरूरत का सामान लेकर वहां से चल देते थे। जहाज का कप्तान का भी बूढ़ा हो चुका था और दूसरे लोग भी काफी बूढ़े हो चुके थे। इनमें से ज्यादातर लोग अपने अपने स्थान वापस लौटने के लिए मन बना चुके थे। लेकिन ये सभी लोग अकेले ही थे, इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि यह लोग एक नया टापू चुन लेंगे और वहीं पर अपनी बची हुई जिंदगी गुजारेंगे। कप्तान के अलावा सभी लोगों का यही फैसला था, लेकिन कप्तान रांची की सिंध नदी पर रहने वाला था और वो यही चाहता था कि उसकी आखिरी सांसें वहीं पर निकले। इनके पास अपनी जिंदगी बिताने के लिए बहुत सा धन था। सभी लोगों ने अपने अपने फैसले सुना दिए थे।
लेकिन जॉर्ज अभी भी चुपचाप ही बैठा था। तब सरदार असलम, जॉर्ज तुम नहीं बताओगे तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, अब हम एक व्यापारी की तरह अपने देश वापस लौट रहे हैं। जिस राजा की मैं बात कर रहा था मुझे पता चला है कि वो अब नहीं रहा, अब उसका बेटा वहाँ पर शासन करता है। अब हमें कोई खतरा नहीं है और हमारे पास एक नई पहचान है। जॉर्ज, तो अब किस बात का इंतजार है? असलम, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। हमें समंदर को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा, क्योंकि हमें अपने बारहमासा जहाज को छोड़ना होगा, क्योंकि यह जहाज की पहचान वहाँ की सिपाही अब तक नहीं भूली होंगी और सभी लुटेरे इस जहाज को पहचानते हैं। जॉर्ज, तो क्या हम एक नया जहाज लेंगे? असलम, हम पकड़े जा सकते हैं और हम नया जहाज लेने में इतना धन बर्बाद नहीं कर सकते, इसीलिए हम छोटा जहाज लेंगे और उसके द्वारा ही हम आगे जाएंगे। अब तुम भी अपना फैसला सुना दो, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें भी दूसरे साथियों की तरह बराबर हिस्सा दिया जाएगा। इतना सुनते ही जॉर्ज पूरे बारहमासा जहाज को अच्छे से देखने लग जाता है। जॉर्ज भारी आवाज में कहता है, क्या आप हमें इस जहाज को छोड़ना होगा, मेरे उसी फ्राइडे जहाज की तरह नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कप्तान जॉर्ज की भरी हुई आंखें भी देख रहा था और उसका बारहमासा जहाज के लिए लगाव भी कप्तान को साफ नजर आ रहा था। असलम सरदार, हाँ मैं जानता हूँ तुम इस जहाज को छोड़कर नहीं जाना चाहते, मगर ना तो तुम्हारे साथ जहाज चलाने वाले जहाजी हैं और अभी तक तुम्हें उतना अनुभव भी नहीं हासिल हुआ, इतना सब कुछ तुम कैसे कर पाओगे? जहाज के दूसरे लोग, कम आयु में तुम पर कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि तुम इस जहाज के कप्तान हो। कप्तान असलम, अपने जिगर का हिस्सा ये जहाज तुम्हें सौंप रहा हूँ, आज से तुम जो चाहे वो करो और इसके अलावा तुम्हें दूसरे हाजियों जितना ही सारे खजाने का बराबर हिस्सा दिया जाएगा। इतनी बात कहकर कप्तान वहां से चला जाता है। हालांकि अभी उनका 10 दिन का सफर बाकी था और सभी लोग जा चुके थे जिनके पीछे कोई ना कोई बचा हुआ था, लेकिन जो अकेले थे और जिनका कोई नहीं था वही लोग टिब्रा टापू पर रुकने का फैसला करते हैं। इस टापू पर बहुत कम जहाज जाते हैं, इसलिए लुटेरों का खतरा भी नहीं होगा और इस जगह ये लोग खेती करेंगे और हर जरूरत का सामान अपने साथ लेकर आए थे। खेती के लिए बीज और छोटी नाव और भी काफी सामान इनके पास था। हालांकि यह टापू पर अकेले नहीं होंगे, इनके साथ उसी टापू पर रहने वाला आदिवासी सरदार का बेटा भी साथ है और सभी लोग पहले भी कुछ दिनों के लिए वहां पर कह रहे थे वहां पर खेती के लिए बीज नहीं थे, अब ये कमी भी पूरी हो जाएगी। यह टापू रहने के लिए सभी बचे हुए लोगों को बहुत पसंद आया था और बाकी की जिंदगी जी यहीं पर गुजारेंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी वक्त था, तो इसीलिए ये लोग अब जॉर्ज के बारे में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इसका क्या होगा, इसमें तो अभी तक जिंदगी को जिया ही नहीं है अच्छे तरीके से। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि जब तक जॉर्ज जहाज पर साथ चलने के लिए कुछ नए लोगों का पता नहीं कर लेता, तब तक ये जहाज इन्हीं लोगों के पास टिब्रा टापू ऊपर रहेगा। टिब्रा टापू के आगे बहुत सी चट्टानें हैं, वहां पर जहाज को सही सलामत इनके साथ आया हुआ आदिवासी का बेटा ही सही रास्ते से ले जा सकता है, इसीलिए ये जहाज वहां पर सुरक्षित रहेगा और इनके जहाज के अलावा वहां पर कोई दूसरा जहाज आएगा तो पानी के अंदर बहुत सी चट्टानें हैं जो जहाज को तोड़ सकती है, इसीलिए कोई भी समुद्री जहाज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इन सभी की यह बातें सुनकर जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है और उसे भी यह फैसला मंजूर था। आखिर 10 दिन बाद जहाज टिब्रा टापू पर पहुँचता है और सभी जहाजियों दोबारा इस जहाज को छिपाकर रख दिया जाता है। कप्तान और जॉर्ज दोनों आगे का सफर पहले एक जहाज के द्वारा इंग्लैंड पहुँचते हैं और वहीं से लंबी यात्रा के बाद ये दोनों भारत के करीब पहुँच गए थे। दूर से ही भारत के जहाज दिखाई देने लग गए थे। ये जहाज सीधा बंगाल में रुका था, यहीं से ये लोग आगे बढ़ने के लिए घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे थे। तभी अचानक जॉर्ज का लॉकेट कहीं गिर गया था, लेकिन वहीं पर उसको काफी समय खोजने के बाद जॉर्ज को लॉकेट नहीं मिलता। तो कुछ समय बाद एक लड़का पीछे से आकर जॉर्ज को उसका लॉकेट देता है। लॉकेट देने वाला कहता है, चोर ने तुम्हारा लॉकेट चुरा लिया था। जॉर्ज उसका शुक्रिया अदा करता है। कप्तान, इसे मैंने दौड़ते हुए देखा था, चोर के पीछे ये काफी तेज दौड़ता हुआ जा रहा था, क्यों ना इसे हम अपने साथ रख लें, ये तुम्हारा नया जहाजी साथी होगा। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि कप्तान के हाथ में बना हुआ निशान देखकर वो लड़का पहचान जाता है कि यह समुद्री लुटेरा है और वो लड़का कप्तान को कहता है, आप समुद्री लुटेरे हो, मैंने आपके हाथ में बना हुआ निशान देखा है, तो क्या आप मुझे भी अपने साथ रख लेंगे? मैं भी एक समुद्री लुटेरा बनना चाहता हूँ। कप्तान इस लड़की की बात सुनकर खुश हो जाता है। कप्तान, लगता है जॉर्ज तुम्हें तुम्हारा पहला जहाजी मिल चुका है। दोनों उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर ये लोग एक घोड़ा गाड़ी को खरीद लेते हैं। घोड़ा गाड़ी के द्वारा अपना लंबा सफर तय करते हैं। कई महीनों के सफर के बाद आखिर सिंध नदी तक पहुंच चुके थे ये तीनों।
सफर से काफी थक चुके थे, इसलिए यहीं पर कुछ दिन यही रुकने का मन बना लेते हैं। जॉर्ज और उसके साथ आया हुआ नया लड़का जो अपना नाम जिनी बताता है। कप्तान और जॉर्ज जिनी से उससे बारे में पूछते हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो और तुम लुटेरा क्यों बनना चाहते हो। जिनी, मेरे पिता राजा के लिए काम करते थे और वो जहाज चलाते थे, उनका जहाज लेने का सपना अधूरा ही रह गया। मैं उनके साथ जाता था। मेरे पिता मुझे भी कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन अपने जहाज पर ऐसा हो ना सका। जॉर्ज, तुम और क्या कर सकते हो। जिनी, मुझे जहाजों के बारे में अच्छी जानकारी है, लेकिन तजुर्बा कम है। मैं थोड़ी बहुत तलवारबाजी भी जानता हूँ और अब अपना पेट भरने के लिए वहीं तट के पास मैं मछली पकड़कर बेचता था। मेरे परिवार में पीछे कोई नहीं बचा सिवाय मेरी छोटी बहन के। मेरी जिंदगी की कहानी है। हाँ, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा जहाज कहाँ पर है। कप्तान, जहाज हमसे काफी दूर है। वहां तक जाने के लिए हमें कुछ और जहाजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तक तुम 2 ही लोग हो। कप्तान असलम यहाँ के सारे लोगों को धन बांट देता है भेष बदलकर, और सभी लोग अपनी जमीन छुड़वाकर जमींदारों से खेती करना शुरू कर देते हैं। वही कप्तान अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करवाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। ये तीनों लोग कई दिन तक ये दोनों कप्तान के साथ ही रहे, लेकिन अचानक एक दिन। कप्तान, अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और नए लोगों की तलाश शुरू करनी होगी। मैं तो अपनी बची हुई जिंदगी यहीं पर गुजारने वाला हूँ, इसीलिए तुम अपना सफर आज से ही शुरू कर दो। जाओ मेरे बच्चों, समुंदर की कई लंबी यात्राएं तुम्हें बुला रही हैं। दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और भारत में कई दिन घूमने के बाद भी इनको कोई भी काम का व्यक्ति नहीं मिलता जिसे जी अपने जहाज पर रख सके। घूमते हुए कई दिन हो चुके थे और अब यह इस जगह और ज्यादा दिन नहीं रुक सकते थे, इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही यात्रा करते हुए ये दोनों बंगाल की खाड़ी तक पहुँच गए थे। वहीं पर इन लोगों ने नाव के जरिए मछली पकड़ना शुरू कर दिया। कई दिन यहाँ पर काम करते रहे। दिन कब महीनों में बदल गए और महीने कब साल में बदल गए इन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन जॉर्ज अपने पिता का सपना अभी तक नहीं भुला था। जॉर्ज और जीनी हर रोज की तरह आज भी मछली पकड़ने के लिए आए हुए थे। मछली पकड़ते हैं तभी इनकी दूसरी तरफ नजर पड़ती है तो वह बूढ़ा व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन हर रोज की तरह उसे आज भी मछली नहीं मिलती। उसे हर रोज दूसरे मछुआरे ही मछलियां देते थे। आज इनके जाल में भी बहुत कम मछलियां आई थी, लेकिन ये सारी की सारी मछलियां उस बूढ़े को दे देते हैं। जब मछलियां देने के लिए जॉर्ज उसके पास जाता है। बूढ़ा, भला हो बेटा जो तुम बूढ़े की मदद कर रहे हो, एक बात पूछूं बेटा। जॉर्ज, हाँ हाँ पूछो बाबा। बूढ़ा, ये जो तुम्हारी गले में लॉकेट है, क्या मैं जान सकता हूँ ये तुम्हें किसने दिया है। जॉर्ज, ये तो मेरे पिताजी ने दिया था मुझे। इतना सुनते ही बूढ़े के हाथों से मछलियां फिसल कर नीचे गिर जाती हैं। बूढ़ा हैरान होकर जॉर्ज की ओर देखने लग जाता है। बूढ़ा उसे उसी भाषा में बात करता है जैसे उसके पिता बचपन में उससे बात किया करते थे। उसी भाषा में। बूढ़ा, बेटा तुम्हारे पिताजी अब कहाँ पर हैं। जॉर्ज, आप पिताजी को कैसे जानते हो, अब तो मुझे भी पता नहीं है कि कहाँ पर हैं। बूढ़ा, मुझे यहाँ तक पता है कि तुम्हारे पिता ने तो शादी की ही नहीं थी। इतना सुनते ही जॉर्ज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जॉर्ज, अगर पिताजी ने शादी नहीं की थी तो फिर मैं कैसे पैदा हो सकता हूँ, आपको गलतफहमी हो गई होगी। फिर बूढ़ा जॉर्ज से लॉकेट लेता है और उसे एक चाबी की तरह बना देता है। बूढ़ा, ये लॉकेट मैंने ही बनाया है और कई तरह के हथियार और भी कई चीजें मैं तुम्हारे पिता को बना कर देता था। और एक खास बात बताऊं जो तुम्हारी पता नहीं मुझे ही बता रखी है, इसी लॉकेट से वो खजाने का दरवाजा खुलता है जो तुम्हारे पिता ने खजाना छुपा रखा है। अब तो जॉर्ज को भी यकीन हो चुका था कि यह बूढ़ा मेरे पिता को जानते हैं, लेकिन अब उसे अपने पिता को खोजना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पिता आखिर हैं कहाँ पर हैं। जॉर्ज, मुझे यहाँ से गए हुए कई वर्ष हो चुके हैं और मुझे अपने पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं। जो भी मुझे याद था वह भी अब मैं भूल चुका हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिता कहाँ पर हो सकते हैं। बूढ़ा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उसे राजा दोबारा पकड़ लिया गया था। उसके बाद मुझे पता नहीं कि वो आज़ाद हुए हैं या नहीं। एप 6 जॉर्ज की पहली लूट, बूढ़ा कहता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पिता को रखा गया था। उसी राज्य पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, लेकिन तुम्हारे पिता द्वारा कई अंग्रेजों को भी लूटा गया था। मेरे ख्याल से उन्होंने इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा होगा। जॉर्ज, जिनी और बूढ़ा ये तीनों उस जगह जाते हैं यहाँ पर जॉर्ज के पिता कालू को बंदी बनाकर रखा गया था। वहां जाकर कई लोगों से पूछने के बाद इन्हें एक व्यक्ति से जो शहर का चौकीदार था। चौकीदार, एक ही आदमी है जो तुम लोगों की मदद कर सकता है। जॉर्ज, कौन है वो व्यक्ति जो हमारी मदद कर सकता है। चौकीदार, उसका नाम है तफरी, लेकिन उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि
उसकी तलाश अंग्रेज सिपाहियों को भी रहती है। कई चोर लुटेरे भी उसको ढूंढते रहते हैं। बड़े काम की चीज है, वो बंदा उसे मिल गए तो सारे हल हो जाएंगे। कई दिन तक ये तीनों उस तफरी को ढूंढते हैं। कई लोगों की मदद से आखिर इनको एक दिन तफरी मिल जाता है। उस वक्त उसके पीछे अंग्रेजी सिपाही लगे हुए थे, लेकिन इन तीनों दोबारा तफरी को बचा लिया जाता है। जब ये तीनों बात करते हैं तो जॉर्ज, कई साल पहले लुटेरा कालू को राजा द्वारा पकड़ा गया था। इतने शब्द तफरी के कान में पड़े ही थे कि उसने पूरा इतिहास ही सुना दिया। तफरी, कालू लुटेरा वो और उसके साथी जब जेल में एक साथ इकट्ठे हुए थे। इन्होंने जेल से भागने के लिए सुरंग का उपयोग किया। लगभग 1 साल में ही कालू ने अपने सभी साथियों को आज़ाद करवा लिया था, लेकिन 1 महीने बाद ही फिर से इन्हें समंदर किनारे से ही पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। जब इनके द्वारा ऐसा बार बार होने लगा, तंग आए हुए अंग्रेज सिपाहियों ने इन सभी लुटेरे कबीले वालों को पकड़कर मलेशिया के किसी टापू पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तफरी से पूरी जानकारी लेने के बाद ये तीनों यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन तफरी अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। अभी भी उसके पीछे अंग्रेज सिपाही पड़े हुए थे। इसीलिए, तफरी, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? जॉर्ज, तुम्हें साथ रखना तो हमारी खुशकिस्मती होगी। अब ये 4 लोग हो चुके थे, लेकिन अभी भी इन्हें कुछ और साथियों की जरूरत थी। तफरी, अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, तुम लोग ये बताओ। जिनी, अभी तो हमें बहुत दूर दूर की यात्राएं करनी है। फिलहाल हम लोग मलेशिया जा रहे हैं। तफरी, मलेशिया जाने के लिए भी हमें जहाज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हवा में तो हम मलेशिया क्या भारत से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। अब सबसे पहले इन्हें जरूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो इन लोगों को टिब्रा टापू तक पहुंचा सके, लेकिन इन लोगों के पास बेहद कम धन था। तफरी, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो हमें टप्पू तक पहुंचा देगा, लेकिन इतने कम पैसों में वह मानेगा भी या नहीं इस बात का मुझे कुछ पता नहीं है। तीनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास बेहद पुराना जंग लगा हुआ जहाज है, लेकिन उसके साथी उसके साथ नहीं जाना चाहते। इस जहाज का ये पता नहीं है कि यह कहां पर डूब जाए। बाबा आदम के जमाने का ये जहाज देखकर कोई भी इस पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इन चारों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जे उस जहाज के मालिक कलेर से मिलते हैं, लेकिन वे इतने कम पैसों में जाने से इनकार कर देता है। उसी समय जॉर्ज अपने गले में पहना हुआ लॉकेट निकालता है और जैसे ही उसे बूढ़े ने खोलना सिखाया था वो उसी तरह से खोलता है, और वहीं पर खजाने का नक्शा बना हुआ था। जब वो नक्शा तफरी, जिनी और कलेर देखते हैं, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कलेर, यह नक्शा तो किसी के पास भी हो सकता है, मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है। जॉर्ज, मेरे पास एक जहाज भी है, वहां जाते ही हम सब उस जहाज के मालिक बन जाएंगे। कलेर, लेकिन तुम जहाज के मालिक हो और तुम्हारी जेब में इतने कम पैसे। इतने लंबे सफर के लिए हमारे पास बहुत सारा राशन ले जाना होगा, और इतने कम पैसों में ये कैसे होगा? जॉर्ज, ये सब बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। जीनी, कलेर से तो हमने कह दिया है, लेकिन इतने पैसे का बंदोबस्त कहाँ से होगा? जॉर्ज, देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। जॉर्ज बचे हुए पैसों लेता है और काफी सारा कपड़ा खरीद कर दर्जी के पास जाता है, और बचे हुए आधे पैसे खर्च हो चुके थे। बूढ़ा, बचे हुए पैसे भी तुमने बर्बाद कर दिए, अब सफर के लिए राशन कहाँ से आएगा? रात में ही जॉर्ज इन सभी को अंग्रेजों के कपड़े पहनकर उनके गोदाम पर जाते हैं और उन्हीं की घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से गोदाम लूटकर रात में ही जहाज लेकर वहां से निकल जाते हैं। ये जॉर्ज की पहली लूट थी। इस लूट को देखकर उसके साथ ही भी दंग रह गए थे। काम इतनी सफाई से किया गया था कि चोरी हो जाने के बाद भी अंग्रेजों को इस बात के बारे में कई दिन बाद पता चला। जब उनकी लबारिश घोड़ा गाड़ी समंदर के सुनसान किनारे खड़ी मिली, तब तक ये लोग अपना काम करके वहां से जा चुके थे। सफर के दौरान इनके लिए राशन की कोई कमी नहीं थी और कलेर के 2 साथी उसी के साथ आ गए थे। अब ये लोग ही मिलकर इस जहाज को चला रहे थे। ये तफरी की जिंदगी का पहला समुद्री सफर था, और यहीं से जॉर्ज की पहली लूट की सफल शुरुआत हुई थी। सफर लंबा था, लेकिन सभी लोग इस सफर का आनंद ले रहे थे। भले ही जहाज किसी भी वक्त डूब सकता था, ये जरूरत का सामान ही इस जहाज पर लेकर आए थे, और इस जहाज में जान बचाने के लिए एक छोटी नाव रखी हुई थी। धीरे धीरे इन सभी में दोस्ती बढ़ती जा रही थी और सफर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अपनी मंजिल के काफी नजदीक थे कि तभी मौसम ने अपना रूप बदल दिया। इस समंदर की शांत लहरें अब तांडव करने लग गई थी। इनका जहाज भी इन लहरों की मार ज्यादा समय नहीं झेल सकता था, लेकिन तभी इस जहाज को खुद जॉर्ज चलाने लग जाता है। जॉर्ज को इस तूफान के बारे में पहले से पता था, लेकिन वह इन्हें बताकर डराना नहीं चाहता था। उसने ऐसे तूफानों का सामना पहले भी कई बार किया था। अगर यह जहाज डूब गया तो इस तूफान से बच पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अपनी सूझबूझ और अनुभव के द्वारा जॉर्ज इस जहाज को बचा लिया था।
सभी लोग तो डर चुके थे, लेकिन जॉर्ज की बहादुरी और उसकी हिम्मत देखकर सभी को पूरा भरोसा था कि जॉर्ज इस जहाज को डूबने नहीं देगा, और हुआ भी ऐसा ही। तूफान ज्यादा बड़ा नहीं था और जहाज भी सही सलामत अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। एक साथ गाजी से जॉर्ज का मुकाबला हवाई इनके साथ थी। तूफान से जूझने के बाद आखिर ये अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके थे। जहाज को टापू से दूर ही रोकना पड़ता है क्योंकि पानी के नीचे ना दिखने वाली चट्टानी थी और टापू के लोगों द्वारा ही जहाज को वहां तक पहुंचाया जा सकता था। इस जहाज का कप्तान सोच रहा था कि अगर वहां तक जहाज जा नहीं सकता तो जॉर्ज अपना जहाज यहां पर छोड़कर कैसे गया होगा। ये सभी लोग छोटी नाव के जरिए टापू तक पहुंचते हैं, लेकिन टापू पर जाने के बाद भी इन सभी को जहाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर जॉर्ज को उसके पुराने साथी मिलते हैं। वो सभी जॉर्ज को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके साथ आए हुए उसके नए साथियों को देखकर टापू बासी इन सभी का स्वागत करते हैं। अपने टापू पर यहाँ पर वो व्यक्ति भी था जिसने जहाज को अभी तक संभाला हुआ था। उसका नाम कौन था? कौन इन सभी को बारहमासा जहाज दिखाने के लिए ले जाता है। कलेर जब इस जहाज को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कलेर, ये जहाज पानी में बहुत रफ्तार से चल सकता है। जॉर्ज, यह अपने आप में अकेला ऐसा जहाज है जिस पर सभी आधी दुनिया के हथियार हैं और कई देशों के कारीगरों द्वारा इस जहाज पर काम किया गया है। सभी लोग इस जहाज को देखकर बहुत खुश थे। इस जहाज को पूरा देखने के बाद कलेर, यह एक दुनिया का अनोखा जहाज होगा। ऐसा जहाज जिंदगी में मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है। जॉर्ज, ये हमारे कप्तान असलम की पसंद है। इस पर हर एक चीज उनके द्वारा लगाई गई है। तुम देखना, एक दिन ये जहान का नाम सुनकर लोग इसे देखने ख्वाहिशें किया करेंगे। कुछ कभी लेकर लोग काम करने के लिए इस जहाज पर रख लिए जाते हैं और कौन रहा तो ज्योति के साथ जहाज पर था, लेकिन अभी भी ये दूसरों के मुकाबले जबान था, इसीलिए यह इस सफर में जॉर्ज का साथ देना चाहता था। इनका जहाज हवा की मदद से चलता था, इसलिए कुछ दिन और जी इसी टापू पर रुकते हैं। कलेर के जहाज को बारहमासा जहाज की जगह पर लगा दिया जाता है और इस जहाज का सारा सामान बारहमासा जहाज पर रख लिया जाता है। आज पहली बार इस जहाज का कप्तान असलम के बाद जॉर्ज बना है। कप्तान की रस्म अदा की जाती है। जॉर्ज का आदेश सुनते ही जहाज की सारी पाल खोल दी जाती है। देखते ही देखते हैं जहाज बड़ी तेज रफ्तार से पानी पर चल रहा था। जो जिस वक्त बहुत खुश था उसका सपना पूरा हो चुका था। जॉर्ज अपने पिता और खजाने को खोजना चाहता था, लेकिन उसे इस बात के बारे में पता नहीं था कि उसके पिता जिंदा भी हैं या नहीं। जहाज अपने सफर पर बड़ी तेजी से जा रहा था और सामने दूरबीन से देखने पर नजर आ रहा था कि गाजी के जहाज इनकी ओर बढ़े आ रहे थे। यही बात जो और अपने साथियों को बताता है। जॉर्ज की गुस्सा थी, इसके बारे में नहीं जानते थे। जॉर्ज बताता है, गाजी वही लुटेरा है जिसके पास मेरे पिता का फ्राइडे जहाज है। जे जहाज गाजी ने मेरे साथियों से लूट लिया था और गाजी मेरे सबसे अच्छे बूढ़े दोस्त को मार दिया था। गाजी इस वक्त सबसे खतरनाक लुटेरा माना जाता था। उसका नाम सुनते ही सभी लोगों में दहशत फैल जाती थी। उसके ग्रुप में कई जहाजों का समूह चलता था। धीरे धीरे गाजी के कई साथियों ने अपने अपने अलग ग्रुप बना लिए, लेकिन गाजी का नाम सुनते ही लोगों को जान पर बनाती थी। लोग उसको देखते ही आत्मसमर्पण कर देते थे और अपना सारा सामान और जहाज उसके हवाले कर देते थे। यह एक बेरहम लुटेरा है, सामान लूटने के बाद लोगों को मार देता था। अब गाजी इनके काफी करीब आ चुका था। जॉर्ज के सभी साथी डरे हुए थे क्योंकि इन सभी ने गाजी का नाम सुन रखा था, लेकिन जॉर्ज अपने जहाज पर शांत खड़ा दूरबीन से उन्हें देख रहा था। फिर वो अपने एक साथी की टोपी में लगा पंख निकालता और उस पंख को हवा में लहराने लग जाता है। उसके साथ भी उसकी हरकतें देखकर हैरान हो रहे थे। कलेर, मौत सामने आ रही है और तुम यह उटपटांग हरकतें कर रहे हो। मुझे तो लगता है यह मौत देखकर हमारा कप्तान पागल हो चुका है। जॉर्ज, तुमको वो नहीं दिखाई दे रहा जो मैं देख रहा हूँ? तुम मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। उनके पास 4 जहाज हैं इस समय और हम तेजी से उनकी ओर बढ़ेंगे। तुम उनको संभलने का मौका मत देना। जैसे ही हम जहाज की दिशा बदलेंगे नीचे जाकर बाकी हमारे साथी कौन, कलेर और कुछ आदिवासियों का सहारा लेकर दोनों तोप से गोले दाग दोगे और तफरी बंदूक के जरिए उन पर हमला करेगा। सभी लोगों को यह फैसला गलत नजर आ रहा था। वो जॉर्ज को जहां से जहाज भगाने के लिए कह रहे थे, लेकिन जॉर्ज, अब हम जहां जहां से नहीं भगा सकते क्योंकि उन लोगों ने हमें देख लिया होगा। इसलिए हमारे सभी साथी हाथ ऊपर करके उनको समर्पण करने का दिखावा करेंगे, लेकिन तभी हमारी लोग उनको संभलने का मौका ना देते हुए हमला कर देंगे। तफरी, हाथ ऊपर करने से क्या होगा जॉर्ज? क्योंकि गाजी को अपने ऊपर बहुत अभिमान है कि हर एक जहाज उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। हम आत्मसमर्पण दिखावे के लिए करेंगे।
हमें आत्मसमर्पण करता देख गाजी हमले की तैयारी नहीं कर पाएगा और हम देखते ही उस पर हमला कर देंगे। इस तरह से उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जहाज बड़ी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके 4 जहाज थे और इनका जहाज अकेला ही था। बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मौत तो पक्की ही थी, इसलिए ये लोग फिर भी सभी जॉर्ज की बात मान लेते हैं। गाजी को इस बात पर यकीन था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इसीलिए उसने अपने साथियों हमले की तैयारी करने के लिए कहा ही नहीं। जैसे ही वो लोग नजदीक आए तभी जॉर्ज ने जहाज को घुमा दिया। अब कई वर्षों के बाद गाजी उसके सामने था। जैसे ही तोपों का मुंह सीधा जहाज की ओर हुआ, गाजी के जहाजों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते उनका एक जहाज तोपों के मुंह के सामने आ जाता है और गाजी का तकरीबन आधा जहाज नष्ट हो चुका था। दूसरे जहाजों पर तफरी गोली चला रहा था। तफरी का निशाना इतना पक्का था कि वो सीधा जाकर जहाज के कप्तान को लगता है। जॉर्ज अपने जहाज सीधा करता है और पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। जॉर्ज के साथी जहाज के पीछे लगी तोप से लगातार हमला कर रहे थे। जब तक गाजी अपने जहाजों को घुमाता है तब तक गाजी के जहाजों का काफी नुकसान हो चुका था। गाजी अपने साथियों को जॉर्ज के जहाज का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन उस समय तक जॉर्ज की जहाज काफी दूर जा चुके थे। जॉर्ज के जहाज की रफ्तार का मुकाबला कर पाना गांजी के जहाजों के बस में नहीं था। लेकिन जाते वक्त भी जॉर्ज अपने फ्राइडे जहाज को बार बार देख रहा था और गाजी जॉर्ज को दूर से देख रहा था। ये गाजी को पहली बार किसी ने चकमा दिया था और इतना नुकसान भी किया था। इस समय जॉर्ज गाजी का दुश्मन बन चुका था और गाजी इस समय सभी लुटेरों का राजा माना जाता था। गाजी जॉर्ज से बदला लेना चाहता था। इस बात के बारे में जॉर्ज को भी पता था कि गाजी बदला जरूर लेगा। जॉर्ज भी अपना फ्राइडे जहाज किसी भी कीमत पर गाजी से वापस लेना चाहता था। पार्ट फ्राइडे जहाज में है खजाना। जॉर्ज और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे। जो उनके साथी जॉर्ज की बहादुरी और उसकी काबिलियत पर बहुत कुछ थे। कलेर भी उसे अब इसे अपना कप्तान मान लेता है। जॉर्ज, ये हमारी पहली जीत थी। अभी तो हमें बहुत सी लड़ाइयाँ करनी है और भी कई जीतें हमारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन तुम सभी लोग मेरा साथ देना। सभी दोस्त, हाँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे कप्तान। अभी इनका सफर काफी लंबा था, लेकिन गाजी को हराने के बाद अब इनके चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे और गाजी के सभी दुश्मन अब जॉर्ज से मिलने के लिए उतावले हो रहे थे। कुछ दिनों बाद ये लोग मलेशिया पहुंच चुके थे, लेकिन इन्हें वहां जाकर पता चलता है कि इस जगह तो बहुत सारे टापू हैं, इसीलिए जॉर्ज के पिता कालू को ढूंढ पाना मुश्किल था। लेकिन ये हर किसी टापू पर जाते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा कैदी लोगों को भेजा गया था और वहां से पता करते हैं। ऐसे ही कई दिन खोजने के बाद एक दिन इनके ऐसा व्यक्ति मिलता है जो जॉर्ज के पिता कालू के बारे में और उसके साथियों के बारे में जानता था। व्यक्ति, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। जितना मुझे पता है मैं उतना ही आप लोगों को बताता हूँ। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत से लोगों को लाकर छोड़ा था, उन्हीं लोगों ने कुछ समय बाद यहाँ से गुजरने वाले एक जहाज को अगवा कर लिया और उनकी उसके बाद ना तो उस जहाज का पता चला और ना ही उन लोगों का। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। जॉर्ज, क्या तुम हमें उस टापू तक पहुंचा सकते हो? जॉर्ज की इतना कहते ही वो व्यक्ति इन्हें वहां तक पहुंचा देता है। वहां पर जाने पर इन्हें पता चलता है कि यह टापू बिल्कुल वीरान है। जॉर्ज को ये बात का पता था कि उसका पिता कालू एक शातिर लुटेरा है। उसने यहाँ पर कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा होगा अपने फ्राइडे जहाज के साथियों के लिए। काफी लंबा समय खोजबीन करने के बाद आखिर उन्हें एक ऐसा पत्थर दिखाई देता है जिस पर कुछ निशान बने हुए थे और वहां निशान को देखकर सभी लोग उस दिशा में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। काफी समय खोजने के बाद भी वहां पर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसीलिए ये लोग बुरी तरह से थक चुके थे। जब गुस्से में जॉर्ज उस पत्थर को लात मारता है तो उसके नीचे इन्हें एक छोटा सा बक्सा मिलता है जिसके अंदर एक पत्र था जिसमें लिखा था, कप्तान कालू, अगर तुम लोग मुझे ढूंढने आए हो तो तुम जरूर मेरे फिक्रमंद होगे और यह मेरा संदेश मेरे बेटे जॉर्ज तक जरूर पहुंचा देना। उसे कहना, नक्शा तो तुम्हारे गले में ही है। जैसे ही तुम फ्राइडे जहाज को खोज लोगे तुम्हें चाबी का निशान भी मिल जाएगा और खजाना भी मिल जाएगा। तुम मेरे बेटे हो और मेरे बेटे ही रहोगे। ज्यादा सवालों को खोजने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें तकलीफ होगी। अब ये पूरा खजाना तुम्हारा है। अगर मेरा कोई साथी यहाँ पर आया है तो उसे खजाने का बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिए। मेरा बेटा जॉर्ज बाकी खजाने का वारिस होगा और इस फ्राइडे जहाज का वारिस भी मेरा बेटा जॉर्ज ही होगा। इसमें खजाने का कोई पता नहीं लिखा था। जॉर्ज की गले में लॉकेट पर सिर्फ इतना ही लिखा था कि यह उसी खजाने का रास्ता है। अब तो इन्हें चाबी भी मिल चुकी थी, खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जॉर्ज आप सबको इस बात के बारे में बताता है कि अब खजाना खोज पाना मुश्किल है क्योंकि इसके अलावा इस पत्र में कुछ भी नहीं लिखा। सभी लोग निराश हो जाते हैं।
लेकिन तभी जॉर्ज को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है कि वो साइन उल्टा क्यों करते थे। इसमें वह अपने साथियों को संदेश भेजने के लिए ऐसा करते थे। ये बिल्कुल खास आदमियों को ही भेजा जाता था जो भरोसे के योग्य हो। दूसरे किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। पत्र को उल्टा करने पर सूरज की रोशनी के सामने जाने से उस पर लिखा हुआ सांप दिखाई देने लग जाता है, जिसमें लिखा था कि यह पत्थर सिर्फ मेरा बेटा ही पड़ेगा, जितना खजाना मेरे पास है। मेरे साथियों को हिस्सा देने के बाद बाकी सारा मेरे बेटे का होगा। ये सारा खजाना मैंने अपने बेटे जॉर्ज के लिए छोड़ा है। सारा खजाना फ्राइडे जहाज के अंदर उस जगह मौजूद है। यहाँ पर जॉर्ज के गले का लॉकेट फिट हो जाएगा। जॉर्ज को मैंने सारी जिंदगी दुख दिए हैं, मेरी तरफ से उसे बहुत सा प्यार। यहीं पर पत्र समाप्त हो जाता है। पढ़ते वक्त जॉर्ज की आंखें नम हो चुकी थी। जॉर्जा पूरी चिट्ठी अपने दोस्तों को सुनाता है तो सब लोग पूछने लग जाते हैं, फ्राइडे जहाज कहाँ पर है? जॉर्ज, इस समय फ्राइडे जहाज गाजी के पास है। सारा खजाना फ्राइडे जहाज में ही है और यहाँ पर संदेश इसीलिए छोड़ा है क्योंकि पिता को पता था कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए कोई आ सकता है और यहाँ तक वही पहुँचेगा जो वफादार होगा मेरे पिता का, और उसे भी बराबर खजाने का हिसाब मिलेगा। जॉर्ज के साथी, खजाना जहाज पर ही है, ये तुम्हें पहले भी बता सकते थे। जॉर्ज, ये बात उन्होंने उस वक्त इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वो किसी भी जेल को तोड़कर बड़ी आसानी से बाहर आ सकते थे, लेकिन अंग्रेजों की जेल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम था। उन्हें शायद इस बात का पता नहीं था। तफरी, तुम्हारे पिता बाहर आए भी थे लेकिन उस वक्त तुम वहां पर नहीं थे। जॉर्ज, उस वक्त मैं अपने साथियों के साथ समंदर में गया हुआ था। तफरी, और उन्हें इस बात का पता था कि तुम उन्हें खोजने के लिए यहाँ पर आओगे और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये संदेश छोड़ा होगा और तुम्हें तुम्हारी सवालों का जवाब भी मिल चुका है। जॉर्ज, अब जो भी हो, हमें किसी भी तरह से फ्राइडे जहाज को गाजी के कब्जे से छुड़वाकर उसमें से खजाना निकालना होगा। एप 9, भूतों की मदद। जॉर्ज के सभी साथी, लेकिन गाजी से जहाज वापस लेना मतलब कि मौत को बुलावा देना है। जहाज लेने के लिए हमें जान जोखिम में डालनी होगी। जॉर्ज, जहाज तो हमें किसी भी कीमत पर वापस लेना है। तफरी, मैंने तो ये सुन रखा है कि गाजी सभी लुटेरों का राजा माना जाता है और अब वह भी हमें ढूंढ रहा होगा। हमने उसका जहाज नष्ट कर दिया था और वह अपनी हार का बदला हमसे जरूर लेगा, इसीलिए भलाई इसी में है, क्यों ना हम ही उसे टकरा जाएं। सभी लोग तफरी की बात सुनने के बाद यह फैसला करते हैं कि वो लोग अपने जहाज को वापस लेंगे। कलेर, लेकिन हमारे पास तो अनुभवी जहाजी भी नहीं है। उस दिन तो हमारी किस्मत अच्छी थी इसीलिए हम बच गए। अब हम अगर उनसे टकराएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। इस बार तो वो पूरी तैयारी के साथ ही आएगी। गाजी, सभी लोग कलेर की बात से भी सहमत थे, लेकिन गाजी के सामने कोई भी नहीं जाना चाहता था और अगर यह नए लोगों को अपने साथ लाते हैं तो तभी यह जंग नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इन्हें अनुभवी साथियों की जरूरत है जो पानी के जहाजों पर लड़ सके। इसीलिए सभी लोग पीछे लौटने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जॉर्ज और तफरी ये दोनों अभी भी जाने के लिए राजी नहीं थे। इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त तफरी के दिमाग में एक ख्याल आता है। तफरी, एक व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। कलेर, कौन है? जल्दी बताओ उसके बारे में। तफरी, वो अपनी शक्तियों के द्वारा हमारी मदद करेगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जॉर्ज, चलो शुक्र है हमारे पास कोई रास्ता तो है। दूसरे सभी लोग इस आखिरी काम को करना चाहते थे, इसीलिए ये लोग फिर से पीछे लौट जाते हैं। सभी लोग तफरी से पूछते हैं कि वो किसकी तलाश में जा रहे हैं। तफरी, हम लोग दरअसल एक अंधे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो हमारी मदद करेगा, लेकिन उसे खोज पाना बहुत मुश्किल काम है। वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे समुंदर के रहस्य के बारे में पता है। सभी साथी तफरी का मजाक उड़ाते, कौन? जो खुद ही अंधा है वो हमारी क्या मदद करेगा? जॉर्ज, आप लोग नहीं जानते कि तफरी कौन है। ये बहुत सी जानकारियां रखता है, राजा महाराजा और यहाँ तक कि अंग्रेज भी इसके पीछे पड़े रहते हैं और इसकी कहीं बात कभी गलत नहीं होती। मुझे तो तफरी पर पूरा विश्वास है। तफरी, मैं तो हम सब लोगों की भलाई के कह रहा हूँ, लेकिन उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। वो समुंदर में ही रहता है, लेकिन एक टापू पर कभी नेपाली रहते हैं जो उसका पता जानते हैं। आखिर यह उन कबीले वालों के पास पहुंच जाते हैं। कई दिन खोजबीन करने के बाद आखिर इनको सही ठिकाना पता चल ही गया था उस अंधे व्यक्ति का। वो किसी दूसरे टापू पर कबीले वालों के साथ गया हुआ था। जब जे वहां पर पहुंचते हैं तो वह अंधा व्यक्ति एक भाले की मदद से मछलियां पकड़ रहा था। उसका निशाना इतना ठीक था कि इन लोगों को देखकर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो व्यक्ति अंधा है। वो इन लोगों के आने के बाद ही बारी बारी से इन सभी का नाम पूछने लग जाता है। फिर वो व्यक्ति अपना नाम विमल बताता है। विमल, तुम सभी लोग गाजी के दुश्मन लग रहे हो। ये बात सुनकर सभी करते हैं, इसे कैसे पता चला? विमल, अब सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो तुम्हारी मदद कर सके।
इतना सुनने के बाद ही ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। विमल, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हारी कोई मदद कर ही नहीं सकता, क्या तुम लोग आत्माओं की मदद लेना चाहोगे? इस बात को सुनते ही सभी लोगों की सांस गले में अटक गई थी। तफरी, जी हाँ विमल, तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें उस जहाज की जरूरत पड़ेगी जिस पर बहुत से लुटेरे मरे थे। जॉर्ज, लेकिन वो जहाज हमें कहाँ पर मिलेगा? विमल, जहाज तो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कंकालों वाले टापू पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर क्या तुम मेरे द्वारा दी गई माला को धारण करोगे तो तुम्हें अदृश्य हुए कंकाल दिखाई देने लग जाएंगे। उनका का प्रमुख राजा तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके पास पूरी कंकालों की सेना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस राजा का दिल जीतना होगा। इस माला को पहनते ही वो राजा तुम्हें देख पाएगा, लेकिन इस सफर में तुम 2 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। तफरी और जॉर्ज दोनों जाने का फैसला करते हैं। वो टापू इनसे ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए ये लोग नाव के जरिए ही वहां पर चले जाते हैं। विमल ने इन्हें माला दी थी। जब जे उस टापू पर पहुंचते हैं, एक गुफा को पार करते ही वहां पर सामने एक टूटा हुआ खंडहर दिखाई देता है। खंडहर के अंदर जाते ही ये दोनों जैसे ही माला पहन लेते हैं, वहां पर कई कंकाल इनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर दोनों काफी घबरा गए थे। इससे पहले इन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। तभी वहां पर कंकालों के राजा आते हैं। राजा, तुम दोनों लड़के यहाँ पर क्या करने आए हो? तफरी को राजा की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जॉर्ज की भाषा जो उसने अपने पिता से सीखी थी वही भाषा ये राजा बोल रहा था। राजा की बात सुनने के बाद जॉर्ज, राजा जी हम आपकी मदद लेने के लिए आए हैं। राजा उसकी बात सुनने के बाद बहुत खुश हो गया था, क्योंकि कई सभी को बात उससे कोई इंसान उसकी भाषा में बात कर रहा था। जॉर्ज की बात सुनने के बाद राजा, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, जरा खुलकर बताओ। जॉर्ज राजा को पूरी बात बताता है, लेकिन राजा उसकी मदद नहीं करना चाहता था। राजा ने जब मदद करने से इनकार कर दिया, जॉर्ज तफरी वहां से जाने लगे तो राजा, सुनो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा भी एक काम करना होगा। जॉर्ज, कैसा काम? 10 रक्त जल। राजा ने इन दोनों के सामने ऐसी शर्त रखी थी जिसे पूरा कर पाना कोई आसान काम नहीं था। राजा, ये जो तुम कंकालों का टापू देख रहे हो, ये पहले ऐसा नहीं होता था। कई वर्ष पहले जब मैं यहाँ पर घूमने के लिए मैं आया था, ये टापू देखते ही मुझे पसंद आ गया था। मैंने और मेरे साथियों ने यहाँ पर एक नई नगरी को बसाने के बारे में सोच लिया था। हमारी कारीगर और सभी साथी यहाँ पर हमारे साथ ही आ गए। यहाँ पर आने के बाद मेरे साथियों को एक लाश मिलती है। वह लाश में से तो बदबू नहीं आ रही थी, ना लाश की सांस आ रही थी और ना ही उसका दिल धड़क रहा था। इसीलिए हमने उस मृत्यु देह को दफनाने के बारे में फैसला कर लिया, लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं था कि ये तो एक जिंदा व्यक्ति है। दरअसल वो एक साधु बाबा थे जो भारत से यहाँ पर यात्रा के दौरान आए थे और अचानक इस टापू पर आने से वह समाधि में चले गए, लेकिन हमने उनको मृत मान लिया। हम लोगों को इस परंपरा के बारे में कुछ भी पता नहीं था और हमने उनकी देह को दफना दिया। हमारे कबीले में सभी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन कई वर्षों बाद जब हमें वहां पर पानी की बहुत जरूरत पड़ने लग गई, तब हमने वहां पर एक कुआं खुदवाने के बारे में सोचा। यहाँ पर साधु की लाश दफन है। वो कुआं वहीं पर खुदा जाना था। हमने उस जगह पर खुदाई की तो वो साधु बाबा का शरीर कंकाल में बदल चुका था। तभी उस कंकाल से आवाज आना शुरू हो जाती है। कंकाल, दुष्ट पापियों, तुमने मेरे शरीर का ये क्या हाल कर दिया है? इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। जैसा तुम लोगों ने मेरे शरीर का हाल किया है, वैसा ही तुम लोगों का हाल हो जाएगा। उस कंकाल की बातें सुनकर पूरी प्रजा कांप उठी थी। शाम होते ही सभी लोग कंकाल में बदलने शुरू हो जाते हैं। राजा, बाबा, हमें पता नहीं था कि आप समाधि हो। अगर हमको इस बारे में पता होता तो हम आपको कभी दफनाते नहीं। हमने तो आपको इसीलिए दफना दिया था ताकि आपके शरीर की बेदबी ना हो सके, लेकिन अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया हमें क्षमा कर दे। साधु बाबा, मेरे गले में पहने हुए 108 रत्नों वाली माला कहाँ पर है? वो मेरे गुरु द्वारा दी गई थी, लेकिन वो माला किसी को भी पता नहीं थी कि कौन लेकर गया है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो इसी स्थान पर रहने वाले एक व्यक्ति ने ले ली थी, जिसके उसने 108 हिस्से कर दिए थे और उन्हीं में से बहुत से लोगों के गले में वो पहनी हुई थी। लेकिन जो कारीगर यहाँ से गए थे वो इन रत्नों को अपने साथ ही ले गए थे। उन 108 लोगों के अलावा सभी लोगों का श्राप टूट सकता है, लेकिन जो वो 108 लोग हैं वो अपने गले में पहना हुआ वो रत्न यहाँ पर फिर से माला बनाकर नहीं रखते। तब तक वो दिन में इंसान और रात में कंकाल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का श्राप तोड़ा जा सकता है अगर कोई व्यक्ति इस बने हुए कुएं में रक्त जल डाल दे। यहाँ पर रहने वाले कंकाल तब तक यहाँ से नहीं जा सकते। जॉर्ज, लेकिन अब तक जल डालने से होगा क्या? राजा, कुएं के अंदर साधु का कंकाल है और उसी पर रक्त जल चढ़ाने से कम हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं।
तक 108 मन के पूरे नहीं हो जाते। अगर कुएं में रक्त जल डाल दिया जाए तो सभी कंकाल तब तक यहाँ से जा सकते हैं जब तक रक्त सूख नहीं जाता, लेकिन इसमें डाला हुआ रक्त बहुत जल्दी सूख जाता है। तफरी और जॉर्ज दोनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तकरी को हर बात की जानकारी रहती थी। जॉर्ज को कहता है, तफरी, जिस रक्त की बात राजा कर रही है उस रक्त के बारे में इनको भी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना रक्त इस कुएं में डालने के लिए कोई साधु कैसे कह सकता है? इस रक्त के बारे में मैं जानता हूँ कि यह कौन सा रक्त जल है। ये दरअसल लाल सागर के पानी की बात कर रही है। कई लोग उस लाल पानी को रक्त जल कहते हैं। इतना सुनते ही जॉर्ज और तफरी दोनों जाते हैं और इनके गले में पहनी हुई बाला के कारण लाल सागर में दो धाराओं के बीच इन्हें अदृश्य बहती हुई नदी दिखाई देती है। उस नदी को देखते ही तफरी वो इसी रक्त जल की बात कर रहे थे। वहां से जहाज पर बहुत सारा पानी लाकर कुएं डालने लगते हैं तो राजा इन्हें रोक देता है। राजा, ये तो तुम दोनों इसमें पानी डाल रहे हो, मैं तो रक्त की बात कर रहा हूँ। तफरी एक बाल्टी जानवर का खून कुएं में डालता है जो डालने से ही सूख जाता है। फिर वो सादा पानी डालता है, उसे भी कुछ नहीं होता। कुछ ही समय बाद वह भी सूख जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने दोबारा लाल सागर से लाया हुआ पानी इसमें डालता है वो इसमें ठहर जाता है। जो अदृश्य दीवार कंकालों को जहां से जाने से रोकती थी अब वो वहां से धीरे धीरे हट जाती है। सभी कंकाल बहुत खुश थे। अब उन्हें यकीन था कि एक दिन उनका श्राप भी टूट सकता है, और इसी खुशी में राजा, वाह नौजवानों, तुमने दिल खुश कर दिया। अब तुम यहाँ कहोगे हम वहीं चले जाएंगे तुम्हारे साथ। जॉर्ज, बस कुछ ही दिन बाद हम लोग फिर से आपके पास आएंगे और आप लोग तैयार रहना, हम यहाँ से लंबे सफर के लिए निकलेंगे। यहाँ से सीधा ये दोनों अपने साथियों को मिलने के लिए जाते हैं और जो यहाँ पर हुआ था वो सारी घटना विमल और अपने साथियों को बताते हैं। सभी लोग इनकी बहादुरी से और इन दोनों की तेज बुद्धि से बहुत खुश होते हैं। अब इन्हें खबर मिल चुकी थी कि गाजी और उसके साथी कहां पर लूट करने के लिए जाने वाले हैं। ये लोग अपने जहाज़ों पर सामान तैयार करते हैं और अपनी पहले समुद्री लूट की ओर बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें भी पता था कि इस बार इनका मुकाबला किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं है। अब इनके पास भी अद्भुत सेना है, इसीलिए इनका आत्मबल और भी बढ़ चुका है। यहाँ से सीधा ये कंकालों वाले टापू पर जाते हैं।